सो हाई एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू पीडब्ल्यू चैनल ऑफ आईटी जेमिन सीएसआर नेट। आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं सरफेस केमिस्ट्री के बारे में। आज का सेशन आपके नॉर्मल सरफेस केमिस्ट्री की तरह नहीं है, मतलब यहाँ पे मैं वो टॉपिक्स कवर करने वाली हूँ जो थोड़े मिसलीनियस है ना, जो आपसे पूछे जाते हैं बट उनके सवाल आपसे होते नहीं है। लाइक सरफेस एरिया के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, आईटी एग्जाम में भी आते हैं, नेट में भी आ रहे हैं और क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं। सरफेस टेंशन के क्वेश्चन काफी आ रहे हैं और वो भी डिफिकल्ट लगते हैं। कैपिलरी रिएक्शन हो गया, ये कोई भी ऐसे रैंडम क्वेश्चंस जो हमसे नहीं होते हैं सरफेस केमिस्ट्री से, आज उन्हीं को डील करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले कुछ बेसिक से हम बात करते चलते हैं, है ना। ये काइंड ऑफ सेकंड पार्ट है आपकी सरफेस का। सेकंड पार्ट मींस थोड़ा एडवांस वाला पोर्शन है, ये नॉर्मल वाली बातें मैं नहीं करने वाली हूँ। जैसे कि अगर एक जल्दी जल्दी सा रिकैप लें हम, तो हमें पता है कि ये चैप्टर स्टार्ट होता है बेसिक बातों से कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है ना, एब्जॉर्प्शन क्या है और साथ साथ की एड्जॉर्प्शन क्या है। हम समझते हैं कि एड्जॉर्प्शन एक बल्क फिनोमिना है ना, सॉरी, एब्जॉर्प्शन एक बल्क फिनोमिना है और एड्जॉर्प्शन का मतलब है ओनली एट सरफेस, करेक्ट है ना, कि आपके पास में सरफेस पे कोई भी चीज आके जब एड्जॉर्ब होती है उसे हम बोलते हैं एड्जॉर्प्शन। डन है। दोनों चीजें एक साथ हो जाए तो उसको हम बोलते हैं सॉर्प्शन, करेक्ट है ना। एसओआर वाला एसओआर पीटीआई1 सॉर्प्शन, इट मीन्स दोनों ही चीजें आपको साइमल्टेनियसली देखने को मिल रही है। जो चीज सिर्फ सरफेस पे हो रही है उसे हम कहते हैं एड्जॉर्प्शन, करेक्ट है। जब हम एड्जॉर्प्शन समझते हैं तो एड्जॉर्प्शन के साथ साथ दो चीजें आती हैं कि आपके पास में एक हो सकता है एड्जॉर्बेट, डन है, और एक हो सकता है एड्जॉर्बेंट। एड्जॉर्बेट का मतलब है जो एड्जॉर्ब हो रहा है और एड्जॉर्बेंट का मतलब है जिस पे हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक आपसे सॉलिड की बात करी कि लेट से एक सॉलिड है, तो ये सॉलिड जिस पे एड्जॉर्प्शन मैं चाहती हूँ कि एक लेट सपोज की गैस आके इस पे एड्जॉर्ब हो जाए, तो दैट पर्टिकुलर गैस इज एड्जॉर्बेट फॉर मी एंड दिस पर्टिकुलर सॉलिड इज एड्जॉर्ब बेंट फॉर मी, राइट। बेट मतलब जो आके बैठने वाला है, क्लियरली ऐसे समझ लेना, कभी डाउट नहीं आएगा। डन। तो जो सरफेस पे आके आपके बैठने वाला है दैट इज गैसियस मॉलिक्यूल, वो मेरे लिए एड्जॉर्बेट होने वाले हैं और जिस पे बैठने वाले वो एड्जॉर्बेंट होने वाला है, करेक्ट है। अब अगर ये दोनों बातें ठीक है तो बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं दैट अफेक्ट दी एड्जॉर्प्शंस, राइट। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग की बात कर लेते हैं थोड़ा सा क्विकली, है ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन। फैक्टर से पहले हमको ये भी पता होना चाहिए कि एड्जॉर्प्शन कितने टाइप का है ना। तो मान के चल रही हूँ कि आपको पता है कि एड्जॉर्प्शन दो टाइप का होता है, फिजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन। एक बार पूरे पॉइंटर्स से लिख के ये सब बात नहीं करूंगी, है ना, आपको ऐसे समझाते हैं। फिजिजॉर्प्शन का मतलब है जहाँ पे सिर्फ आपके मॉलिक्यूल्स और आपका एड्जॉर्बेंट दोनों के बीच में कोई भी केमिकल बॉन्डिंग ना हो, कोई केमिकल बॉन्ड्स ना बने, सिर्फ एक वीक इंट्रैक्शन हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग कि फिजिजॉर्प्शन। केमिजॉर्प्शन का मतलब है कि परफेक्ट बॉन्डिंग हो गई बिटवीन दी एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल, लाइक केमिकल बॉन्डिंग हो गई, केमिकल बॉन्ड्स बन गए। अब एक बात बिल्कुल क्लियर होती है कि अगर बॉन्ड्स बन गए तो एक ही लेयर आ सकती है, क्योंकि लेट्स से कि आपका ये सरफेस है सॉलिड का, इस पे आके गैस मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब हो रहे हैं, तो अब अगर केमिकल बॉन्ड्स बनने हैं तो ये सरफेस तो होना चाहिए ना। आई मीन इस सॉलिड का सरफेस खाली भी तो हो, तभी तो बॉन्डिंग होगी। इट मीन्स इन ऑर्डर व्हेन वी वांट दी केमिजॉर्प्शन टू हैपन वी नीड द सरफेस टू बी एम्प्टी, राइट। कि ये सरफेस होना चाहिए। अगर एक लेयर आके एड्जॉर्ब हो गई तो उसके बाद फर्दर एड्जॉर्प्शन नहीं हो सकता। इट इज वेरी क्लियर कि केमिजॉर्प्शन में सिर्फ एक मोनो लेयर ही बन सकती है, क्योंकि सरफेस ब्लॉक हो गया, फर्दर मोर स्पेस नहीं है कि कोई नेक्स्ट लेयर आए। इट मीन्स और आएगी तो वो इसके ऊपर आएगी, फिर केमिकल बॉन्ड्स थोड़ी ना बनेंगे इस एड्जॉर्बेंट से, बनेंगे नहीं बनेंगे। इट मीन्स यहाँ पे सिर्फ फॉर्म होगी मोनोलेयर। इट मीन्स कभी भी केमिजॉर्प्शन होता है तो मोनोलेयर फॉर्म होती है। और फिजिजॉर्प्शन का मतलब है कि एक वीक इंट्रैक्शन जो यहाँ से भी पॉसिबल है ना, अ वीक इंट्रैक्शन बिटवीन एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट, जो दूर से भी पॉसिबल है और पास से भी पॉसिबल है, वीक ही इंट्रैक्शन है, तो क्या ना एक और लेयर भी आ जाएगी तो भी चलेगा, क्योंकि इसकी और इसके बीच में वीक इंट्रैक्शन यहाँ से भी मौजूद है। इट मीन्स वी कैन से कि यहाँ पे एक मल्टी लेयर बन सकती है। बोलेंगे डन, ये बेसिक बातें हम सबको आती हैं कि डेल्टा एच इसके लिए कैसा होता है, इसके लिए ज्यादा होता है क्योंकि बॉन्ड्स बनने वाले हैं, यहाँ पे वीक इंट्रैक्शन है, एंड सो ऑन। इसके बाद में आपका आता है कि टेम्परेचर एंड प्रेशर का क्या इंपैक्ट पड़ता है। फैक्टर्स में यही बात आती है, हम समझते हैं टेम्परेचर का क्या इंपैक्ट है। तो बेसिक दो ग्राफ बनते हैं आपके पास में, आपको ध्यान भी होंगे, है ना। अगर मैं फिजिक्स ऑप्शन के लिए बनाना चाहूँ और अगर मैं केमिज ऑप्शन के लिए बनाना चाहूँ, तो बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एड्जॉर्प्शन। और टेम्परेचर को अगर आप समझ रहे हो, यहाँ मैं एड्जॉर्प्शन ले लेती हूँ। एड्जॉर्प्शन को हम यूजुअली x/m से डिनोट करते हैं कि कितना एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब हुआ है पर ग्राम ऑफ एड्जॉर्बेंट,
करेक्ट है ना, कि एट द पर्टिकुलर एड्जॉर्बेंट कितना एड्जॉर्बेट आके आपका एड्जॉर्ब हुआ है, तो उसको x/m रेशियो से हम लोग समझते हैं। और बोलते हैं टेम्परेचर की रिस्पेक्ट में समझोगे फिजिक्स ऑप्शन, अगर आप फिजिक्स ऑप्शन समझ रहे हो तो इसको बोलेंगे अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये चीज डिक्रीज हो जाएगी। आप खुद सोचो ना, सरफेस पे आके कोई बैठा है, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वो तो डिजॉल्व होने लगेगा ना, भागने लगेगा, उड़ जाएगा। इट मीन्स विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर ये इनवर्स ऐसे चलता है ना, डिक्रीज होता है। और इसमें बोलते हैं क्योंकि जो बॉन्ड्स बनते हैं एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है बॉन्ड्स बनाने के लिए, जिसे हम एक्टिवेशन एनर्जी भी कहते हैं ना, तो बोलेंगे बॉन्ड्स बनाने के लिए क्योंकि एनर्जी चाहिए इसलिए x/m। और अगर टेम्परेचर को आप लोगे और आप बात करोगे केमीज ऑप्शन की, तो फर्स्टली तो ये इंक्रीज होगा क्योंकि वी नीड टेम्परेचर टू फॉर्म बॉन्ड, बट आफ्टर अ सर्टेन लिमिट ऑफ टेम्परेचर आप कितना ही टेम्परेचर दे दो फिर तो ये उठ के भागने लग जाएंगे। मॉलिक्यूल्स जो एड्जॉर्ब हो गए वो भी डिसॉल्व होने लगेंगे, हटने लगेंगे, हटने को कहते हैं डिसॉर्प्शन, राइट। तो बोलेंगे मॉलिक्यूल हटने लगेंगे। इट मींस आफ्टर अ सर्टेन लिमिट तो आपका एड्जॉर्प्शन टेम्परेचर के साथ बढ़ेगा और फिर से डिक्रीज होने लगेगा। ये हमने टेम्परेचर का रोल समझा। प्रेशर का इंपैक्ट समझना है तो एक फैक्टर को कांस्टेंट रखो, जैसे थर्मो में और हर जगह पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग एक बात समझते हैं कि कभी किसी का वेरिएशन आप डिपेंड करता है, कोई भी फंक्शन है z ले लो ऐसे कि कोई भी फंक्शन है z और वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लेट्स से कि x और y पे। मैंने बोल दिया कि भाई एड्जॉर्प्शन मान के चलो डिपेंड करता है प्रेशर और टेम्परेचर पे। अगर इस पे इम्पैक्ट समझ रहे हो तो इसे कांस्टेंट, अगर इस पे इम्पैक्ट समझ रहे हो तो इसे कांस्टेंट। बात यह है कि कभी भी किसी का इम्पैक्ट किसी के साथ में, किसी का वेरिएशन किसी के साथ में पढ़ा जाता है तो दूसरे वेरिएबल को हम कांस्टेंट रख के पढ़ते हैं, राइट। इट मीन्स अगर मैं अब आपसे बोलने जा रही हूँ कि मैं आइसोथर्म्स बना रही हूँ, आइसोथर्म्स, तो क्या गलत है? आइसोथर्म का मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट। अगर मैंने टेम्परेचर कांस्टेंट ले लिया तो मैं समझूंगी, अब सुनना देखो, मैं समझूंगी कि प्रेशर का क्या इम्पैक्ट है एड्जॉर्प्शन के साथ में जब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, दैट इज टेम्परेचर कैसा है? कांस्टेंट। तो इसको आइसोथर्म कह दूं? बोलेंगे डन है, कह दो, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कैसा है? कांस्टेंट, और मैं प्रेशर के साथ में इसका वेरिएशन पढ़ रही हूँ, एकदम करेक्ट है ना। इसमें अलग अलग आइसोथर्म्स आते हैं आपके पास, जैसे कि पहला आ जाता है फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, है ना। फ्रेंडलिच आता है जो आपको क्या बोलता है? फ्रेंडलिच आपको ये बोलता है कि x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर की पावर 1/n। डन है ना। ये एक बेसिक सा आपका क्लास 11-12 से चलता आ रहा है। ये आपको बोलता है फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, जिसमें x/m का प्रेशर के साथ में वेरिएशन है और ग्राफ भी आपको ध्यान होगा कि कुछ इस तरीके का बनता है। आई विल नॉट गो इन मच डिटेल अबाउट दिस, है ना, कि कैसे बनता है, क्या बनता है, लो प्रेशर रेंज में क्या रहता है, हाई प्रेशर रेंज में क्या रहता है, ये हम सबको आता है। डन नहीं आता है तो थोड़ा एक मैंने पढ़ाई हुई है चीज आपके यहीं पे यूट्यूब पे ही आप जाके देख सकते हो, उसमें एकदम बेसिक पढ़ा है ना। और अगर आप बात करते हो सेकंड, तो इसी के साथ लैंगमेयर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म आता है जो कुछ पॉइंटर्स के साथ में आएगा, है ना। लैंगमेयर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म आएगा जो कुछ पॉइंट्स के साथ में आएगा। इसके पॉइंट्स आईटी एग्जाम में काफी बार पूछे हैं। ये आपको इस तरीके से बातें बताएगा कि भाई जब भी एड्जॉर्प्शन हो रहा है हर एक मॉलिक्यूल आके बैठेगा इन अ एम्प्टी स्पेस। लेट्स से कि मेरे पास में एक सॉलिड है और इसके पास में यहाँ पे आके मान लो कि गैस एड्जॉर्ब होने वाली है इस पे आके, तो मैम जितनी जगह खाली होगी, यहाँ पे जितनी स्पेस खाली होगी, लेट से मैंने बोल दिया इतना तो एड्जॉर्ब हो रखा है तो ये एम्प्टी स्पेस है। इट मींस एड्जॉर्प्शन एम्प्टी स्पेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, करेक्ट है ना, कि जितनी खाली जगह होंगी उतने मॉलिक्यूल्स आके लगते जाएंगे, मतलब एड्जॉर्ब होते जाएंगे, करेक्ट है। फिर एक दो बातें और आती है, कुछ पॉस्टुलेट्स आते हैं कि एड्जॉर्ब हुए मॉलिक्यूल और इनकमिंग मॉलिक्यूल, इनके बीच में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। इट मींस कोई किसी से कोई इंटरेक्शन नहीं करता। ये पॉइंट पूछा हुआ है एग्जाम में कि देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन एड्जॉर्ब मॉलिक्यूल एंड इनकमिंग मॉलिक्यूल, इनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता, है ना। ये आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे हम तो अगर हमको फ्री छोड़ दिया जाए तो हम बिना इंटरेक्शन के रहते नहीं है ना, आपस में बातें जरूर करेंगे, लेकिन मॉलिक्यूल्स में ऐसा नहीं होता। जो एड्जॉर्ब हो गए, जो इनकमिंग है, उनमें आपस में कोई लेना देना नहीं है। एक और पॉइंटर आता है कि एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन जो होती है वो सारी की सारी स्पेस के लिए यूनिफॉर्म है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर साइड के लिए एंथैल्पी, एफिनिटी कह सकते हो आप। एफिनिटी क्या होता है कि भाई कितनी चाहत है आने वाले मॉलिक्यूल के लिए कि वो आके एड्जॉर्ब होना चाहता है, तो बोलते हैं सारी की सारी स्पेस ना इक्वल एफिनिटी रखती है। इट मींस डेल्टा एच ऑफ एड्जॉर्प्शन इज कांस्टेंट फॉर ऑल ओवर साइड। सारी साइड्स के लिए जो एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन है वो कांस्टेंट है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए ज्यादा एंथैल्पी है, इसके लिए कम, इसके लिए ज्यादा एफिनिटी है, इस पर्टिकुलर साइड के लिए इसके लिए कम, ऐसा कुछ नहीं है। इट मींस डेल्टा एच एड्जॉर्प्शन इज कांस्टेंट फॉर ऑल साइड। डन है। ये एक चीज आपसे पूछी जाती है। और हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें फॉर्मूला भी आता है जो इस तरीके से आता है कि थीटा, अब देखो थीटा क्या है, इसको अलग अलग नाम से जानते हैं हम लोग। जैसे इसको आप जानते हो फ्रैक्शनल कवरेज से, फ्रैक्शनल कवरेज भी इसे ही कहते हैं, है ना। जो पीछे हम पढ़ते थे
फ्रेंडलिश एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है ना, और यहाँ पे सारी बेसिक बातें करते थे, वो भी x/m ही होता था। एक तरीके से x/m कहें या थीटा कहें, बात एक ही है कि बोथ आर एक्सप्लेनिंग यू कि कितना एड्सॉर्प्शन हुआ है, या ऐसे बोलूं कितना फ्रैक्शन कवरेज हो गया है। फ्रैक्शनल कवरेज वर्ड कितना सही है, समझ में आ रहा है? डन। तो बोलेंगे x/m या थीटा एक ही बात है। तो हम लोग लिखते हैं कि फ्रैक्शनल कवरेज या थीटा इज इक्वल्स टू kp/1 + kp। डन है, ये फॉर्मूला मुझे पर्टिकुलरली याद रहता है। एक और फॉर्मूला है जिसकी हम बात कर सकते हैं, है ना। एक फॉर्मूला के की टर्म्स में आता है और वो कहता है कि θ/1 - थीटा इंटू प्रेशर। ये थीटा है, वापस लिख देते हैं, θ/1 - थीटा इंटू में प्रेशर। ये एक और फॉर्मूला है जो आपकी जिंदगी थोड़ी आसान कर देता है। कभी कभी थीटा की टर्म्स में के पी और ये सब दिया हो तो डायरेक्ट निकल जाएगा, कभी आपसे के पूछ लिया, थीटा वगैरह दिया है तो ये इससे भी आंसर आ जाएगा, दोनों से एक ही चीज आएगी, लेकिन आसान जिंदगी हो जाती है अगर दोनों फॉर्मूले आपको याद है। डन है ना। तो ये आप कह सकते हो कि फर्स्ट और ये आप कह सकते हो कि सेकंड, दो फॉर्मूले हम यहाँ से पढ़ते हैं। अब मैं थोड़ा सा आगे जाइए, पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेना चाहती हूँ, ये जैम का PYQ है, देखिएगा एक बार। आपसे बोला है कि फॉर एड्सॉर्प्शन ऑफ अ गैस ऑन अ सॉलिड सरफेस, एक गैस आके सॉलिड पे एड्सॉर्ब हो रही है, प्लॉट दैट रिप्रेजेंट फ्रेंडलिश एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, x इज द मास ऑफ गैस एंड m इज द एड्सॉर्बेंट का मास, p इज द प्रेशर। कितनी नई बात है। चलो, ये आपसे बोला गया है तो हम जानते हैं इसके लिए कि ये इक्वेशन रहती है कि x/m इक्वल्स टू प्रेशर की पावर 1/m। इसको हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा। डन है, ln, दोनों साइड ln ले लिया। अब भाई ये मत पूछना, ये जो है ए बी, जो भी आप ln लेते हो इट बिकम्स ln a + ln b, समझते हैं हम लोग, है ना। तो ऐसे लिख दिया। लॉग में कन्वर्ट करोगे तो 2.303 आ जाएगा, वो इधर भी आएगा वो उधर भी आएगा, तो मैंने कॉमन ले लिया और कैंसिल कर दिया। ये आपके पास में इक्वेशन बन गई कि y इक्वल्स टू, ये बन गया c, ये बन गया m और ये बन गया x। अब आप ग्राफ देख लो, आपसे पूछ रहे हैं लॉग x/m और लॉग p के बीच में, तो लॉग x/m ये रहा और लॉग p के बीच में, तो ये उसका स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप विद इंटरसेप्ट आपका ये बनना चाहिए। थोड़ा सा जल्दी तो मैं चल रही हूँ क्योंकि बातें आसान है ना। तो डी ऑप्शन एकदम सही है। चले आगे। एक सवाल आपके पास में ये आता है, जैम 23 का क्वेश्चन है, देखिएगा क्या था ये। आपसे बोल रहे हैं एड्सॉर्प्शन ऑफ अ गैस ऑन अ सॉलिड सरफेस फॉलोज द लैगमैन एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म इफ Ka एंड Kd। देखो Ka और Kd क्या है, लेट सपोज कि कोई G था, या लेट सपोज कोई A है ना, सॉलिड ही ले लेते हैं। लेट सपोज कोई सॉलिड है, इसके ऊपर एक गैस आके एड्सॉर्ब होने वाली। डन है, तो बोलते हैं एक ना इक्विलिब्रियम चलता है इनके बीच में, एड्सॉर्ब होने वाले एड्सॉर्बेंट के बीच में, एड्सॉर्बेट के बीच में, और ये दोनों अगर हो जाएगा, ये पॉसिबल हो जाएगा, तो एड्सॉर्प्शन होगा। और एड्सॉर्प्शन में ये एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, है कि नहीं। कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं, कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि अगर ये सॉलिड था तो इसके ऊपर आके गैस एड्सॉर्ब हो गई, ऐसा एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसके साथ इक्विलिब्रियम चलेगा, या बोल सकते हैं कि ये चीज रिवर्स भी हो सकती है। अगर आप फॉरवर्ड की बात करोगे तो Ka कह देना, बैकवर्ड की बात करोगे तो डिसॉर्प्शन कह देना, दैट इज Kd कह देना। और Ka Kd दोनों को डिवाइड करके दैट इज टोटल क्या बनता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ते हो, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते हो, सेम बातें कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों को मिला के Keq बनता है। तो हम बोल रहे हैं Keq इज 1, और ये बार की यूनिट मतलब प्रेशर की यूनिट है, तो बार इनवर्स। डन। फ्रैक्शन ऑफ एड्सॉर्प्शन साइड ऑक्यूपाइड बाय द गैस एट इक्विलिब्रियम अंडर 2 बार प्रेशर, प्रेशर गिवन है। क्या पूछ लिया आपसे, क्या पूछा है तुमसे, एड्सॉर्प्शन ऑफ अ गैस ऑन सॉलिड सरफेस दिस एंड दैट, कहाँ गया, द फ्रैक्शन ऑफ एड्सॉर्प्शन साइड ऑक्यूपाइड बाय द गैस एट इक्विलिब्रियम, मतलब आपसे थीटा पूछा गया है ना। अब देखो इसको अलग अलग तरीके से बोलते हैं, मैंने आपको बताया था। कभी कभी इसे फ्रैक्शनल कवरेज कहते हैं, कभी कभी इसे कह रहे हैं फ्रैक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड साइड या फ्रैक्शन ऑफ एड्सॉर्ब्ड हुई हुई साइड, एक ही बात है। इट मींस थीटा पूछा है, फॉर्मूला लगाएंगे Kp/1 + Kp, देन है ना, Kp/1 + Kp। व्हाट इज K, टोटल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो Ka और Kd डिवाइड होने से आता है, करेक्ट है। तो मुझे पता है कि ये तो 1 है, प्रेशर मेरे पास 2 है, फिर से ये 1 + 1 × 2, इट मीन्स क्या आ गया, ये आ गया 2/2 + 1 दैट इज 3। तो 2/3 आपका आंसर था, जो डी एकदम सही था। ये आया था जैम 23 का क्वेश्चन है ये, है ना, कितना आसान था। चले आगे। अब आपको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, देखिएगा एक टॉपिक आ रहा है एकदम अलग है, आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, आप सुनना ध्यान से। एक है आइसोस्टेरिक। आइसोस्टेर किसको बोलते हैं, जैसे आइसोथर्मल होता है ना, या आपके पास में आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आप सब कुछ पढ़ते हो। अगर आप एड्सॉर्प्शन पढ़ रहे हो चैप्टर, तो इसमें एक वर्ड है आइसोस्टेर या आइसोस्टेरिक। आइसोस्टेरिक उससे कहते हैं वो ग्राफ बनना या वो कंडीशन होना जहां पे ये एड्सॉर्प्शन कांस्टेंट हो जाए। जैसा आपको पता है ना, हम लोगों को पता है कि हम जब ये ग्राफ बनाते हैं x/m और प्रेशर का, आफ्टर सर्टेन लिमिट ये x/m कांस्टेंट हो जाता है। तो जब ये x/m जाके कांस्टेंट हो जाए, जब
और एड्सॉर्प्शन नहीं हो रहा, इट बिकम्स कांस्टेंट नाउ, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं थीटा बिकम्स कांस्टेंट एंड आइसोस्टेर, ये आइसोस्टेरिक आपका कर्व बनेगा। डन। आपसे क्या पूछ रहे हैं, इस पर्टिकुलर केस में पूछा जाता है एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होगी, एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन डेल्टा एच आपसे कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। डन। अब सुनो, कोई प्रेशर कंडीशन दी होगी P1 P2, कोई टेम्परेचर कंडीशन दी होगी T1 T2 और थीटा कांस्टेंट हो गया। ये जो इक्वेशन आप देख रहे हो ना, ये न जाने कितनी बार आपकी केमिस्ट्री में आई है, चाहे वो फेज इक्विलिब्रियम में आई हो, थर्मो में आई हो, है ना, क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन में आई हो, जहां पे भी आई हो, है ना, केमिकल काइनेटिक्स में भी हमारी अरेनियस इक्वेशन आगे जो मॉडिफाइड होती है टेम्परेचर के फॉर्मेट में, वो भी कुछ ऐसा ही तो बनता है। याद आ रहा है क्या? उसमें हम पढ़ते हैं ln K2/K1 इज इक्वल्स टू EA/R, पढ़ते हैं ना हम लोग, और 1/T1 माइनस 1/T2, करेक्ट है। ये हम पढ़ते हैं कि रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में एक्टिवेशन एनर्जी के साथ में रिलेशन, करेक्ट है। तो ये बिल्कुल उसी फॉर्मेट में लिखा गया है, देख लो एक बार। ln लिया है K2/K, जब 2/1 है तो यहाँ 1/2 आता है, तो बोलेंगे P प्रेशर्स में है तो P2P1 डेल्टा H/R T1 T2, डन है ना। ये आप आराम से समझ सकते हैं। इससे आपसे सवाल किया जाएगा कि डेल्टा H बता दो, दैट इज एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन बता दो। जैम में अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, बट अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन आ जाए। ये मैंने एक सवाल लिया है और ये सवाल आपके अच्छा सवाल है ना। ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस की तरह लेना है इनको, क्योंकि दीज ऑल क्वेश्चन जो भी मैं करवाने जा रही हूँ दे आर न्यू एंड दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट कि आ सकते हैं, करेक्ट है, पोटेंशियल क्वेश्चन है ये। तो ये क्वेश्चन मैंने रेफरेंस बुक से लिया है, देखिएगा आपसे क्या बोला गया है। आपसे बोल रहे हैं कि द डेल्टा एच ऑफ एड्सॉर्प्शन एट कांस्टेंट अमाउंट ऑफ वेपर एड्सॉर्ब्ड इज कॉल्ड एट आइसोस्टेरिक एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। देखो क्या बोल रहे हैं कि हमारा एड्सॉर्प्शन कांस्टेंट हो चुका है, उसका अमाउंट अब और नहीं हो रहा, हम इसी को बोल रहे हैं आइसोस्टेरिक एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन, ठीक है। द एड्सॉर्प्शन ऑफ N2 ऑन चारकोल अमाउंटेड टू दिस ग्राम, आपको ये दे रखा है, ठीक है, एट STP, देखो क्या दिया है, सेंटीमीटर क्यूब और पर ग्राम, ठीक है। आपसे बोल रहे हैं कि प्रेशर इतना है, टेम्परेचर इतना है, प्रेशर उतना है और टेम्परेचर इतना है, आप बता दो कि ये डेल्टा H क्या होगा, करेक्ट है ना। ये डेल्टा H क्या होगा, दो प्रेशर दिए हैं, दो टेम्परेचर्स दिए हैं। देखो अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि P2 आपके पास में दिया है 4.6 ATM, है ना, और इसके अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर है T2 इट इज 194 केल्विन। अगर आपको P1 दिया है 35.4 ATM, करेक्ट है, और जो टेम्परेचर दिया है इट इज 273 केल्विन। क्या बोल दिया आपसे कि डेल्टा H हमें बता दो, एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन हमें बता दो। हमें पता है रिलेशन आता है ln P1/P2 इज इक्वल्स टू डेल्टा H अपॉन में R, है ना, 1 अपॉन में T1 माइनस 1 अपॉन में T2। हमेशा टेम्परेचर्स को केल्विन में रखें वरना गलती हो जाएगी। ln P1 कितना है, P1 35.4 और वो है आई गेस 4.6, देख लेना आप 4.6, ठीक है, इज इक्वल्स टू डेल्टा H हमें निकालना है, इसे मैं रखती हूँ 8.314, 1 अपॉन टेम्परेचर 1 कितना है, मेरे को दे रखा है ये 1 है ना, इसको 1 लिख, ये 1 है ना, 273 और 194, सो आई शुड राइट 273, है ना, माइनस विद 194, करेक्ट है। आप इसको पूरा सॉल्व कर लो, आपको आराम से डेल्टा H मिल जाएगा। आप चाहो तो लॉग में कन्वर्ट कर लेना, नहीं तो करना क्यों है, कैलकुलेटर हमारे पास में है, हम ln सॉल्व कर सकते हैं। तो डेल्टा H फाइनली जो आपके पास में निकल के आएगा, मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि ये आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए। आप मैच करना अपना आंसर, है ना। अब कैलकुलेशन तो भाई मैं करूंगी नहीं ना, ये आप कर सकते हो। सो प्लीज गो थ्रू दिस कैलकुलेशन और सॉल्व करिए। आफ्टर सॉल्विंग आपका आंसर ये आ जाना चाहिए, आ जाए तो बता दीजिएगा कि सही है आंसर, ठीक है। तो ये जो आंसर आ रहा है किलो जूल पर में आ रहा है, किलो जूल पर मोल। आंसर मैंने इसलिए लिख ही दिया है ताकि आप बात तक परेशान ना हो कि सही क्या था। तो सही आंसर ये है कि -11.376 किलो जूल पर मोल, डन है ना। इजी सा क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं आपसे एनईटी में। बढ़ते हैं जरा आगे। आजकल कुछ क्वेश्चंस विस्कोसिटी पे भी आ रहे हैं, ये आया था जैम 23 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। ये क्वेश्चन जैम 23 में पूछा था। अब देखो अपने पास कुछ मिसलिनियस टॉपिक्स हैं, अगर आप उनको पढ़ने जाओगे ना, जैसे एक टॉपिक है विस्कोसिटी, ठीक है, एक टॉपिक है सरफेस टेंशन, ये कुछ ऐसे मिसलिनियस टॉपिक हैं जिनको अगर आप पढ़ने जाओगे तो आपको बहुत ही अलग अलग तरीके की इक्वेशंस दिखेंगी, और उतना कुछ याद रखना मुझे लगता नहीं है कि फिजिबल होगा, है ना। कितनी सारी डिफिकल्ट और डिफरेंट इक्वेशंस जो हमने आज से पहले नहीं देखी हो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस बनती हैं और उनको याद रखना इतना फिजिबल नहीं होता। तो कुछ सवाल थोड़ी जनरल नॉलेज से भी होते हैं। कैसे? जैसे विस्कोसिटी में मैं आपको कोई कंसेप्ट या कोई इक्वेशन यहाँ पे नहीं पढ़ा रही हूँ, है ना, सिंपल देख रही हूँ। क्वेश्चन क्या है, द डायग्राम दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स द वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी ऑफ वाटर, है ना, लिक्विड दे रखा है,
विद टेम्परेचर एट 1 atm। हम लोगों को एक बात पता है और वो ये कि विस्कोसिटी का मतलब होता है कोई भी सॉलिड कितना विस्कस है, कितना गाढ़ा है, और वो जो गाढ़ापन है, जो विस्कोसिटी है ना, जो वो जितना भी विस्कस है वो डायरेक्टली आपके, अच्छा सुनो, टेम्परेचर के इनवर्स चलेगा कि डायरेक्ट चलेगा? इनवर्स चलेगा। इट मीन्स अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो विस्कोसिटी कम है ना। होता है ना ऐसा कि कोई भी अगर लिक्विड बहुत विस्कस होता है तो हम उसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है, कम गाढ़ा हो जाता है ना। सही बोल रही हूँ। इट मीन्स लिक्विड्स के केस में, लिक्विड्स के लिए आई एम मेंशनिंग हियर, गैसेस की बात नहीं कर रही, लिक्विड ही, और आपको दे रखा है वाटर के केस में हम कहेंगे टेम्परेचर विस्कोसिटी इनवर्स चलते हैं। और ये इनवर्स रिलेशन है तो ये तो होगा नहीं, ये तो इंक्रीज को शो कर रहा है, ये होगा नहीं, कांस्टेंट शो कर रहा है। डिक्रीज दो ग्राफ है, या तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज या ऐसे डिक्रीज, तो बोलना ये तो इंटरसेप्ट के साथ डिक्रीज हो गया ना, बोलना एक्सपोनेंशियल डिक्रीज इसका कर्व बनता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज का टेम्परेचर के साथ में विस्कोसिटी का एक्सपोनेंशियल डिक्रीज का ग्राफ बनता है। दैट इज यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही होना चाहिए। डन, फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही होना चाहिए। बढ़े आगे। एक कंसेप्ट आ रहा है आपके पास में ये वाला, है ना, हाइट ऑफ लिक्विड राइज इन कैपिलरी ट्यूब, और काफी बार इस पे क्वेश्चन आया है, नेट में भी आया है, जैम में भी आया है। देखते हैं क्या है। आपसे बोला है कि हाइट ऑफ लिक्विड राइज इन कैपिलरी, कैपिलरी ट्यूब ले ली, कैपिलरी एक्शन होता है हम लोगों को पता है, और लिक्विड राइज हो जाता है आपकी उस कैपिलरी पर्टिकुलर ट्यूब में। तो जो हाइट है, सारे मैंने मेंशन कर रखे हैं कि हाइट ऑफ लिक्विड राइज को आप h बता रहे हो, t को आप सरफेस टेंशन बोल रहे हो, टेम्परेचर नहीं है वो, ठीक है। थीटा आपका कॉन्टैक्ट एंगल है, डेंसिटी है आपका रो, करेक्ट है, r है रेडियस ऑफ कैपिलरी, और g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, विच इज वेल नोन टू अस। बस जो समस्या आती है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में वो आती है SI यूनिट, है ना। जो यूनिट्स का कन्वर्जन है, यूनिट्स का कन्वर्जन, उसी में ही आप फंसोगे, और तो कहीं नहीं फंसने वाले, है ना। यूनिट के कन्वर्जन में आप बहुत ही गंदा फंसने वाले हो, इसलिए प्लीज पहले ही बता रही हूँ, NAT के लिए ये जरूर कर लेना, है ना, पहले से इस पे आप मेहनत करके रखो। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि मीटर सेंटीमीटर वाला रिलेशन, है ना, न्यूटन वाला और न्यूटन मीटर और जूल वाला रिलेशन, ये कुछ आपको आना चाहिए, है ना। और क्या बोलते हैं, न्यूटन और जूल वाला रिलेशन, राइट। और एक डाइन वाला रिलेशन भी आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो डाइन को हम क्या बोलते हैं, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो ऐसे आपका डाइन और सेंटीमीटर वाला रिलेशन, ये भी आपको कुछ पता होनी चाहिए। बस यही चीजें फंसती है इसमें। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये आया था जैम 23 का क्वेश्चन, देखिएगा क्या है। When a glass capillary tube is dipped in water, 1 centimeter rise in water level is observed. It means ये तो है height of liquid rise, करेक्ट है ना, 1 सेंटीमीटर दे, it is given to me as 1 सेंटीमीटर, करेक्ट है। ये मुझे दे रखा है कि इट इज 1 सेंटीमीटर। हाँ जी, जो मुझे दे रखा है हाइट वो है 1 सेंटीमीटर। फिर बोल रहे हैं आपसे कि इंटरनल रेडियस क्या होगा। तो एक बार मैं फॉर्मूला लिखती हूँ, बाद में ये सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ूंगी आके। तो मुझे पता है कि हाइट ऑफ लिक्विड राइज का फॉर्मूला होता है 2t cos थीटा। अब थीटा के बारे में जब कुछ दिया हो ना, इफ समथिंग इज मेंशन अबाउट थीटा, जब उसको इंक्लूड कर लेना, इफ नथिंग इज मेंशन तो उसको इग्नोर कर दो, ठीक है। ये मान के चलना कि अगर कुछ भी नहीं दिया तो आप उसको हटा सकते हो, और अपॉन में अपन लिखते हैं रो आर और जी। हमें यहाँ से इंटरनल रेडियस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, इट मीन्स आपको रेडियस चाहिए, तो कहना रेडियस विल बी इक्वल्स टू 2t cos थीटा अपॉन में कब आएगा, रो जी और एच, सही लिखा, बोलेंगे ये आ गया रेडियस। अब मुझे थीटा के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ना, जो है वो मैं लिख रही हूँ। एक तो मुझे दे रखा है 2, टी इज सरफेस टेंशन, देखते हैं एक बार। surface tension of water at 18 degree is 73.2 dyne per centimeter, so I should write here 73.2, है ना, डाइन पर सेंटीमीटर। थीटा के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, और अपॉन क्या चल रहा है, रो, दैट इज डेंसिटी, कितनी है डेंसिटी आपको दे रखी है, डिफरेंस ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर इन दिस एंड दिस इज 0.996 ग्राम, तो मुझे लिखना चाहिए 0.996 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट, पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इनटू में जी, एक्सेलरेशन के लिए भी कुछ अलग दे रखा होगा, वैसे तो इट इज 9.8, लेकिन आप यूनिट्स वगैरह इनके अकॉर्डिंग ही चला लो, दैट इज 980, है ना, इसको लिखना 980 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट है। और हाइट दे रखी थी 1 सेंटीमीटर ना, 1 दे रखी है, ठीक है, हाइट आ गई जी 1 सेंटीमीटर, करेक्ट है। अब क्या करें, डाइन बड़ा ही अजीब सा लग रहा है क्योंकि और कहीं भी डाइन नहीं है, सो वी शुड चेंज इट, है ना, इस डाइन को हम चेंज कर लेते हैं। हमें पता होना चाहिए, इसलिए मैंने पीछे लिखा था कि जो 1 डाइन होता है एक्चुअली इट इज ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना,
ये कन्वर्जन होता है। तो बोला डाइन की जगह लिख देते हैं ग्राम, सेंटीमीटर और पर सेकेंड स्क्वायर। अब ना एक बार मैं इन यूनिट्स को थोड़ा तरीके से नेक्स्ट पेज पे लिख रही हूँ। तो आई शुड राइट 2 इंटू 73.2, करेक्ट है ना, और यूनिट चल रही है ग्राम सेंटीमीटर अपॉन में सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और क्या है 0.996 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 0.996 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डन है। और क्या है 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और क्या है 1 सेंटीमीटर, सिर्फ है 1 सेंटीमीटर, करेक्ट है। अब जो जिससे कट रहा हो काट दीजिएगा। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, सेंटीमीटर इससे सेकेंड स्क्वायर से ये गया, ग्राम से ग्राम गया, 1 सेंटीमीटर से ये गया, है ना। क्या बचा, ऊपर बच रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। कुछ यूनिट कहीं कोई रह गई है क्या? हाँ एक रह गई ना, ये वाला सेंटीमीटर रह गया आई थिंक, या हो गया कवर, एक बार देखना। एक सेकेंड, आई गेस ये वाला सेंटीमीटर रह गया है ना, एक ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ गया, ठीक है, और सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, करेक्ट है। और हाँ 1 सेंटीमीटर रह गया है, ये वाला सेंटीमीटर रह गया है ना, ये रह गया है, यस देख लेना आप एक बार, चेक कर लेना। एक वाला सेंटीमीटर रह गया है, तो यहाँ पे जब सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा एक से वो भी कट जाएगा, तो सिर्फ सेंटीमीटर बच रहा है ऊपर, ओनली सेंटीमीटर, डन है। और इन सबको सॉल्व कर लेना आप, जो आपका आंसर आएगा वो सिर्फ सेंटीमीटर्स में आ रहा है, और वो आना भी चाहिए क्योंकि ये रेडियस है ना, ये रेडियस आ रहा है। तो आफ्टर कैलकुलेशन इसको एक बार मैं भी चेक कर लेती हूँ। आफ्टर कैलकुलेशन ये आना चाहिए 2 इंटू 73.2 है, डिवाइडेड बाय 0.996 है, एंड डिवाइडेड बाय 980 है, सही आ रहा है। इट इज 0.149 कुछ आ रहा है, 0.149, और ये सेंटीमीटर्स में आ रहा है, करेक्ट है। आप इसको बोल सकते हो राउंड ऑफ वगैरह करके कि 0.15 सेंटीमीटर, सही है ना, ये आ जाएगा। बस एक ही कन्वर्जन यूज हुआ है इसमें। स्लाइड जब चेंज होती है ना, कि एक स्लाइड से हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, तो थोड़ी दिक्कत आती है। दिक्कत ये कि कुछ ना कुछ मिस आउट हो ही जाता है। अगर ये यूनिट कन्वर्जन इफ दे वर गोइंग ऑन द सेम स्लाइड तो दिक्कत नहीं होती है ना। इसलिए आप तो एक ही पेज पे काम करते हो, तो आप देख लेना कौन किससे कैंसिल हो रहा है, और एकदम करेक्ट है कि लास्ट में ओनली सेंटीमीटर बचेगा, और हमारा ये करेक्ट आंसर आना चाहिए, दैट इज 0.149, राउंड ऑफ करके 0.15 हम कह सकते हैं। तो ये था आपका जैम का 23 का क्वेश्चन, जो बेस्ड था हाइट या रेडियस ऑफ कैपिलरी पे, एकदम ईजी था, और इस पे काफी बार क्वेश्चन आ रहा है ना, नेट में भी आ रहा है, जैम में भी आ रहा है, तो अच्छा कंसेप्ट है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब आप सुनो नेक्स्ट में आप सुनना एक अलग टॉपिक, दैट इज सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट, है ना। अब आप सुनिए सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। आपसे ये पूछा जाता है कभी कभी कि लेट्स से कि मेरे पास में एक सरफेस है और उसके ऊपर कोई मॉलिक्यूल्स आके एडजॉर्ब हो रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन लिया, उस क्वेश्चन को ही पढ़ लो। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, सॉल्व क्या किया उसमें मत जाओ, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो। इन एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ओवर अ सैंपल ऑफ कॉपर मोनोलेयर फॉर्मेशन, है ना, मोनोलेयर फॉर्मेशन वॉल्यूम पर ग्राम ऑफ पाउडर वाज फाउंड। ठीक है, मुझे सिर्फ इतना समझ में आया कि एक एब्जॉर्प्शन हो रहा है हाइड्रोजन का ओवर अ सैंपल ऑफ कॉपर, ठीक है, और उसकी इसकी हाइड्रोजन की एक मोनोलेयर बन चुकी है, ठीक है, पर ग्राम ऑफ पाउडर। मतलब ऐसे समझो कि कॉपर पाउडर लिया, उसके ऊपर हाइड्रोजन इन्होंने एब्जॉर्ब करनी चाहिए, है ना। और अब आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो एड्जॉर्बेंट है उसका सरफेस एरिया क्या होगा, है ना। सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट आपसे पूछा जा रहा है। और एक और बात बोलते हैं कि जब ये एड्जॉर्ब हो रही है, लाइक H2 गैस एड्जॉर्ब हो रही है कॉपर सॉलिड पे, डन है ना। आपसे बोल रहे हैं कि जब ये एड्जॉर्ब हो रही है तो एक मोनोलेयर बना रही है, मोनोलेयर फॉर्मेशन हो रहा है। ये पीछे बोला है ना क्वेश्चन में, मोनोलेयर फॉर्मेशन हो रहा है। आपको इसका सरफेस एरिया बताना है एड्जॉर्बेंट का, दैट इज कॉपर का आपने लिए, डन है। अब समझो, देखो हमें पता है कि एट एसटीपी, समझना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको लग सकता है, अच्छे शांति दिमाग से समझना। देखो हमें पता है कि एट एसटीपी, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जब भी एक मोल कोई भी गैस आके, एक मोल ऑफ एनी गैस ले लो, जब भी एड्जॉर्ब होती है तो उसका 22.4 लीटर एड्जॉर्ब होता है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। एक मोल ऑफ गैस एड्जॉर्ब होगी तो इट इज 22.4 लीटर, इक्विवेलेंट होता है ये इसके, करेक्ट है। अगर आपसे ये पूछूं कि एक मोल ऑफ गैस एड्जॉर्ब हो रही है इतने के लिए, अगर किसी की वी मोनो वो भी तो लीटर में होगा। बोला अगर किसी की इतनी वॉल्यूम एड्जॉर्ब हुई है
तो इसके पास कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, इसके पास में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। लेट अस से कि इसको मैंने n बोल दिया, आपसे सिंपल मैथ्स पूछ रही हूँ कि अगर इतने में इतना है तो इतने में कितना होगा, तो बोलेंगे ये n हम निकाल सकते हैं, दिस n विल बी इक्वल्स टू 1 मोल, ठीक है, आपका 1 इंटू में वॉल्यूम ऑफ वी मोनो और अपॉन में 22.4, करेक्ट है क्या। बोलेंगे ये आ रहा है हमारे पास में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कि वी मोनो वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स आपके एब्जॉर्ब होंगे, वो हमने आराम से इस तरीके से निकाल लिया, करेक्ट है। डन है कि वी मोनो इंटू 22.4 और ये जो 1 मोल था इसके लिए मैं लिख सकती हूँ कि 6.02322 या इंटू 10 की पावर 23, ये आ गए मेरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। व्हाट इज एन हेयर, कहना ये है आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो आके एड्सॉर्ब हुए हैं, करेक्ट है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर एड्सॉर्ब। अब मुझे एक रिलेशन आता है, वो आपको बताते हैं। हमें ना टोटली सरफेस एरिया पे जाना है, मुझे एक रिलेशन पता है कि जो डेंसिटी होती है वो होती है मास बाय वॉल्यूम, करेक्ट है, मास और बाय वॉल्यूम। मास किसका, एड्सॉर्बेंट का। अपने लिए हाइड्रोजन गैस एड्सॉर्ब हो रही है तो अपन ने बोल दिया हाइड्रोजन गैस का मास और नीचे रख दिया वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम भी नहीं है अभी हमारे पास में, तो ये वी मोनो है ना, मोनोलेयर की वॉल्यूम है, बोला करेक्ट है। अब ऐसा लिखें क्या कि डेंसिटी, ये जिसको आप रो कहते हो है ना, कि दिस रो विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ H2 अपॉन वी मोनो, जिसको मैं लिख सकती हूँ कि मास ऑफ H2 अपॉन में वी मोनो क्या है, मोनोलेयर की वॉल्यूम, दैट इज V इंटू Na, लिख सकती हूँ, करेक्ट है, कर सकते हैं हम लोग ऐसा, है ना। चलो अब यहाँ से अगर आपसे पूछ लूँ कि वॉल्यूम किसके बराबर होगी, तो कहना मास ऑफ H2 अपॉन में दिस डेंसिटी इनटू में Na। क्या किया, कुछ नहीं, वॉल्यूम को इधर भेज दिया, डेंसिटी को डिवाइड में। बोलेंगे ये आ गया वॉल्यूम का फॉर्मूला, करेक्ट है क्या। अब मुझे पता है जो मेरे मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्चुअली थोड़े स्फेरिकल इन नेचर होते हैं, और स्फेयर की जो वॉल्यूम होती है ना, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, इट इज 4/3 पाई r क्यूब, यही होती है ना। तो ये भी तो वॉल्यूम को इंडिकेट कर रहा है, ये भी वॉल्यूम को इंडिकेट कर रहा है, इक्वल कर दूं। बोलेंगे दिस इज 1 और दिस होल इज 2, सही है, दिस होल इज 2, मैथ्स चल गई भाई, फ्रॉम 1 and 2 बोलना, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। इट मीन्स मैं यहाँ से लिख सकती हूँ कि 4/3 पाई r क्यूब, आप सिर्फ समझो, रटना नहीं है कुछ भी, ठीक है, कि मास ऑफ H2 अपॉन में वॉल्यूम इनटू में Na, करेक्ट है। यहाँ से ये r निकाल ले, r रेडियस निकाल ले, इसके लिए 3 को उधर भेजो, ये भेज दिया, और 4 पाई को डिवाइड में भेज दो, यहाँ से अल्टीमेटली बचेगा r विच विल बी इक्वल्स टू 1/3, करेक्ट है। ये मेरे पास में रेडियस आ गया पूरा का पूरा, है ना, ये पूरा का पूरा रेडियस आ गया। अब मुझे तो एरिया चाहिए, है ना, मुझे चाहिए एरिया, एरिया भी किसका, तो बोलना एरिया चाहिए आपको आपके एड्सॉर्बेंट का, जो मेंशन हो कि एड्सॉर्बेंट के लिए बात कर रहे हैं, तो बोलना उसका एरिया होगा पाई r², पाई और r जो ये आप पीछे पूरा निकाल के आए हो ना, दिस वैल्यू, दैट इज, अभी अपन है ना जो अपना एड्सॉर्बेट था वो एक्चुअली हाइड्रोजन गैस है, तो हर जगह मैं मास ऑफ H2 लिख रही हूँ, कुछ और होगा तो आप वो लिख लेना, डन। तो लिखना मास ऑफ H2, डन है। ये पूरा रेडियस वाली वैल्यू चली जाएगी कि इंटू 3 अपॉन में क्या था, वॉल्यूम इंटू Na इंटू में 4 पाई रेज टू द पावर 2/3, 1/3 ऑलरेडी था, ये 2 यहाँ से आया, दैट इज 2/3। ये पूरा का पूरा फॉर्मूला इस तरीके से मैंने बता दिया आपको, ये आ गया एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट, डन है क्या, ये निकल के आया एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट। यहाँ पे कुछ भी रटना मत, क्यों, रट भी लोगे फायदा नहीं है, रट के कुछ टाइम बाद फिर से भूल जाओगे, है ना इसको आप रट पाओगे, पॉसिबल भी नहीं है। इट मीन्स थोड़ी सी डेरिवेशन या थोड़ा सा दिमाग लगा के आप ये चीजें लिखोगे, आराम से हो जाएगा कि 1 मोल के लिए इतना था, n मोल के लिए हमने निकाल लिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लिए, लास्ट में हमने वॉल्यूम को कंपेयर करवा के रेडियस निकाल लिया और यहाँ से एरिया निकाल लिया। अब जो आपने नंबर पीछे निकाला है ना, अगर आपसे बोल दें कि फाइनल कवर्ड एरिया बता दो हमको, है ना, फाइनल आपका एरिया बता दो, वो कैसे आएगा, वो आएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो जितने पीछे आए हैं और इनटू में दिस पर्टिकुलर एरिया, तो बोलना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दैट इज n, जो पीछे निकाल के आए हैं ना अपन, कहाँ गया ये वाला, दिस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और इनटू में दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एरिया, इन दोनों को आप यहाँ रख दोगे तो आपके पास में फाइनल एरिया निकल के आ जाएगा। ये जितना समझ आया हो उतना ठीक है ना। अब हम चलते हैं एक बार इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे, तब बातें समझ में थोड़ी सही से आएंगी। ये क्वेश्चन है कि इन एड्सॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ओवर अ सैंपल ऑफ कॉपर, है ना, और ये भी आपका पोटेंशियल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है बट ये भी पोटेंशियल क्वेश्चन है, अच्छा रेफरेंस का ही क्वेश्चन है, देखिएगा। इन एड्सॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ओवर अ सैंपल ऑफ कॉपर
मोनोलेयर फॉर्मेशन, वॉल्यूम पर ग्राम ऑफ कॉपर, सॉरी वॉल्यूम पर ग्राम ऑफ पाउडर वॉज फॉर्म्ड टू बी दिस। डन है। 1.36 आपसे बोला गया है, तो ये तो वी मोनो हो गया ना, ये तो वी मोनो हो गया कि इतनी मोनोलेयर की वॉल्यूम बन रही है सेंटीमीटर क्यूब में, दिस इज वी मोनो, करेक्ट है। आगे एट एसटीपी पे ये मोनोलेयर की वॉल्यूम है, ठीक है। कैलकुलेट स्पेसिफिक सरफेस एरिया, स्पेसिफिक का मतलब है कि वो फाइनल सरफेस एरिया बताओ ऑफ कॉपर, लिक्विड हाइड्रोजन की जो डेंसिटी है उसको इतना मान लेना, ये है 0.007 है ना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो जैसे मैंने पीछे समझाया बिल्कुल उसी तरीके से स्टार्ट कर रही हूँ। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, वी मोनो अपॉन 22.4 इनटू आपका ये एवोगैड्रो नंबर, डन। वी मोनो ये लिखा, ये लिया, ये किया, और आपके पास में टोटल ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल गए कि दिस मच नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, करेक्ट है। सिर्फ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाला है और कुछ नहीं, डन। आगे चल रहे हैं, फिर बोलेंगे डेंसिटी किसके बराबर होती है, मास बाय वॉल्यूम। मास हाइड्रोजन का, वॉल्यूम वी मोनो, जिसको ऐसे लिख सकते हैं, करेक्ट है। ये ऐसे आ गया, यहाँ से मैंने वी निकाल लिया, वॉल्यूम, वॉल्यूम मैंने सारी वैल्यूज पुट कर दी, हाइड्रोजन का मास पुट कर दिया, डेंसिटी इक्वेशन में दी हुई है, और Na की वैल्यू मैंने पुट कर दी, डन। ये मेरे पास में वॉल्यूम आई, ये टोटल निकल के आप कर लेना कैलकुलेशन, ये मैंने पूरी की पूरी वॉल्यूम निकाल ली। अब आगे चल रहे हैं, अब वॉल्यूम हमारी तो होती है 4/3 पाई आर क्यूब, तो कंपेयर करवाया और रेडियस निकाला, रेडियस में वॉल्यूम में पीछे निकाल के आई हूँ वो पुट कर दिया, पाई पुट कर दिया, सारा सॉल्व किया, ये वैल्यू मिली मुझे रेडियस की, ये पूरी वैल्यू मिली है मुझे आर की, दैट इज रेडियस की। अगर कोई एरिया पूछ रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स, बोलेंगे दिस इज पाई आर स्क्वायर, कहना पाई आर, ये रहा आपके पास में आर वैल्यू, इसका स्क्वायर आपने सॉल्व किया, दिस इज एरिया। अब अगर आपसे फाइनल एरिया पूछा जा रहा है तो बोलना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एरिया आएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल शुरू में निकाले थे इनटू एरिया, तो ये हमारे पास में टोटल कवर्ड सरफेस एरिया आ गया, डन है। इसको आपको शांति से रिकॉर्ड में आराम से सुनना पड़ेगा, है ना, एक बार में समझ में आ जाए, दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना। और ये एक कंसेप्ट है, अगर आप समझ पाते हो तो वेल एंड गुड है, कभी फ्यूचर में कभी कोई क्वेश्चन दिखे, पोटेंशियल क्वेश्चन ऐसा होता है, मतलब आ सकता है, तो आप कर लेना, नहीं तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत कैलकुलेशन इन्वॉल्व करते हैं, आप उसको छोड़ भी सकते हो। अगर आप नेट वाले स्टूडेंट हो तो आपके पास में छोड़ने की चॉइस है, जेम वाले स्टूडेंट हो तो चॉइस नहीं है, तो थोड़ा समझ के चलना है इसे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आता है आपके पास में सरफेस टेंशन का टॉपिक, है ना। हर टॉपिक पे मैंने क्वेश्चंस ले रखे हैं और सारे पोटेंशियल क्वेश्चंस ले रखे हैं। देखिएगा सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन का मतलब है कि लेट अस से कि मैंने कोई लिक्विड इस तरीके से फिल कर रखा है, कि मेरे पास एक बीकर है, मान लो इसमें इस तरीके से लिक्विड है और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, डन है। लिक्विड तो पूरा ही लिक्विड है, आई मीन कि यहाँ पे लेट से कि वाटर है, ठीक है। अब बोलेंगे मैम एक लिक्विड का मॉलिक्यूल हो सकता है कि एक बल्क में है, बल्क में है तो चारों तरफ से उस पर एक बराबर फोर्स लग रहा है, तो वो एकदम स्टेबल कंडीशन में। अगर कोई भी मॉलिक्यूल बल्क में होता है, बल्क मतलब कि ऐसे अंदर प्रेजेंट होता है ना, लिक्विड के अंदर प्रेजेंट है, बल्क में है, तो बोलेंगे यस वो एक स्टेबल है, क्योंकि सारी तरफ से उस पर बैलेंस्ड तरीके से चारों ओर से एक बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है। अब सुनना एक और बात, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट है, दिस इस वाले क्या बोलते हैं लेयर पे प्रेजेंट है, तो क्या होगा, बोलेंगे एक इस पे फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी कह सकते हो, एक फोर्स इस पे इस तरफ से लग रहा है, एक फोर्स इस पे इस तरफ से लग रहा है, और ऊपर से कोई फोर्स ही नहीं है। इट मीन्स ये कैसा मॉलिक्यूल है, ये वाला कैसे फोर्सेस लग रहे हैं, क्या ना ये मॉलिक्यूल जो वाटर का यहाँ प्रेजेंट है इस पे अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है, अनबैलेंस्ड, इस पे अनबैलेंस्ड तरीके से फोर्स लग रहा है ना, अनबैलेंस्ड तरीके से फोर्स इस पे अप्लाई हो रहा है। ये उसी तरीके से है, अगर इस पे अनबैलेंस फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से थोड़ा सा नीचे डाउनवर्ड तो खींचेगा। तभी हम लोग ना एक बात बोला करते हैं कि कभी भी लिक्विड की जो लेयर होती है, आपको लगता है कि वो ऐसे एकदम स्ट्रेट एकदम खिंचा हुआ ऐसे लेयर होगा, ऐसा नहीं होता, वो थोड़ा थोड़ा हमें ऐसा दिखता है। रीजन बीइंग कि जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट है वो थोड़ा सा डाउनवर्ड ज्यादा खिंच रहे हैं, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से थोड़ा डाउनवर्ड है, और एक फोर्स उन पर डाउनवर्ड लग रहा है, तो ये थोड़ा ऐसे हो जाता है ना, रादर देन कि ऐसे रहे एकदम खिंचा हुआ लेयर रहे, उसकी जगह कि थोड़ा डाउनवर्ड की साइड पुल हो जाता है। अब होता क्या है, अपने आप को अगर इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स इतना तगड़ा लगेगा तो ये तो नीचे चला जाएगा, ये तो पूरी लेयर नीचे चली जानी चाहिए, यहाँ पे तो कुछ ऐसा दिखना ही नहीं चाहिए फिर इसका मतलब। तो बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं होता, इसका मतलब यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं आपस में कुछ ना कुछ एक दूसरे को खींचे हुए हैं। इट मीन्स मान लो यहाँ वाटर मॉलिक्यूल है, ये अपने आप में टाइड है, ये इस वाले से टाइड है, ये इस वाले से टाइड है। कहने का मतलब है कि जो यहाँ पे कॉर्नर्स पे मॉलिक्यूल है, जो सेंटर पे मॉलिक्यूल है, सब ने एक लेयर बना रखी है अपने आप को बैलेंस रखने के लिए। थोड़ा थोड़ा नीचे तो खींच रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे जा रहे हैं, जिसकी वजह से इनका शेप ऐसे तो हो गया है, बट दे ऑल आर
लॉकिंग ईच अदर, कि एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। तो आपने कभी नोटिस किया होगा ना कि वाटर के ऊपर एक ऐसी लेयर बन जाती है, जैसे अपन ने कॉइन फेंका तो वो कॉइन ऐसा बाउंस करता है। इट मीन्स ऐसा थोड़ी कि ऊपर कोई शीट है फिर कैसे बाउंस कर रहा है। बाउंस इसलिए कर रहा है क्योंकि ये सारे मॉलिक्यूल्स ना एक दूसरे को थोड़ा खींचे हुए हैं, एकदम स्ट्रेस्ड हैं। अगर स्ट्रेस इसलिए है, स्ट्रेस नहीं होते तो डूब ना जाते सबके सब, ऐसे कुछ बनता ही नहीं। ये बनी इसलिए रखा है कि सारे मॉलिक्यूल्स आर होल्डिंग ईच अदर, और एक प्रॉपर ऐसी शीट टाइप की चीज बन रही है जिसके ऊपर अगर कुछ गिरता है, कुछ भी ले लो, कोई कॉइन गिरता है, पत्ता गिरता है, जो भी है, अगर कोई हैवी सी चीज गिरती है तो एक बाउंस फील होता है। इट मीन्स एक कुछ ऐसी लेयर बनी हुई है जो खिंची हुई है। इट मीन्स ये स्ट्रेस्ड है, और इसी स्ट्रेस्ड लेयर को, है ना, इसी स्ट्रेस्ड शीट को या लेयर को हम लोग कहते हैं सरफेस टेंशन। रीजन बताते हैं कि यहाँ पे ये सरफेस थोड़ा टेंस्ड है, दैट इज रीजन बीइंग सरफेस टेंशन। तो यहाँ सरफेस के मॉलिक्यूल पे एक फोर्स है ना, स्ट्रेस्ड है, और उसी को हम समझाते हैं कि सरफेस टेंशन। समझे? तो इसको बोला जाता है सरफेस टेंशन। समझ में आया? ये कंसेप्ट समझ में आया? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। सरफेस टेंशन तो सरफेस प्रेशर जैसी भी चीज आती है। यहाँ पे देखिए, आपसे ऐसे बोला जाता है, आपके क्वेश्चन में ये मामला कहाँ यूज हो रहा है वो समझना। आपसे बुक में एक चीज ऐसे लिखी हुई मिलती है कि सरफेस प्रेशर, सरफेस प्रेशर को आप पाई से डिनोट करते हैं, विच इज सरफेस टेंशन ऑफ योर प्योर वाटर, और माइनस विद, ये जो स्टार मार्क लगा है ना, ये प्योर वाटर के लिए है, और माइनस विद सरफेस टेंशन ऑफ फिल्म कवर्ड। इट मीन्स अगर सपोज कर लो कि वाटर के ऊपर कोई मॉलिक्यूल जाके एक लेयर बना चुके, है ना, तो हम बोल रहे हैं सरफेस टेंशन जितनी भी कम हुई, या सरफेस का प्रेशर जितना भी रिड्यूस हुआ, दैट इज सरफेस प्रेशर, एंड इट इज इक्वल्स टू सरफेस टेंशन ऑफ प्योर वाटर जब हुआ करता था, और माइनस विद सरफेस टेंशन ऑफ दैट फिल्म कवर्ड या लेयर्ड कवर्ड। डन? तो इस तरीके से हम सरफेस प्रेशर को निकालते हैं कि पाई, विच इज ये आपका गामा टाइप, है ना, गामा नहीं बोलते उसको एग्जैक्टली, बट लेट अस से कि सरफेस टेंशन ऑफ वाटर माइनस सरफेस टेंशन ऑफ फिल्म कवर। डन है? सही है। अब इसको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझना कि मैं कहाँ यूज करने वाली हूँ। देखो, नेक्स्ट मैंने एक और फॉर्मूला लिखा है। ये क्या आ गया? ये जो फॉर्मूला है ये है पाई सिग्मा इक्वल्स टू आर टी। जैसे आप लोग नहीं पढ़ते कि पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, वैसे ही ये कुछ वैसा ही दिख रहा है। और एक और बात आपको रिलेट करवाती हूँ, हम लोग ना जैसे पी प्रेशर बोलते हैं, ऐसे यहाँ पे ये पाई है विच इज सरफेस प्रेशर। डन है? और ये सरफेस प्रेशर में भी आप अच्छे से समझते हो कि सरफेस टेंशन ऑफ वाटर माइनस सरफेस टेंशन ऑफ फिल्म कवर्ड, ये इन दोनों का डिफरेंस है पाई। करेक्ट है, इट इज सरफेस प्रेशर। डन है? तो ये एक्चुअली ये भी तो प्रेशर ही हुआ। डन है? व्हाट इज सिग्मा हेयर? ये सिग्मा क्या है? कहना सिग्मा का मतलब है एरिया ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एक्स। अब ये क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे? ये सवाल ऐसे आते हैं कि आपका एक एड्सॉर्बेंट था, उस पे कुछ मॉलिक्यूल आके क्या हुए, वाटर था, लेट सपोज कि कोई सॉल्वेंट था, उसके सरफेस पे आके कुछ मॉलिक्यूल सेटल डाउन हो गए, है ना। तो अब हम क्या बोल रहे हैं? एरिया कवर्ड बाय एक्स मोल, 1 मोल ऑफ दैट एक्स गैस, वो गैस हो, वो कुछ भी हो, बोल रहे हैं जो भी वो एक्स था उसके 1 मोल से जितना एरिया कवर्ड है उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट का, उसे हम सिग्मा कहते हैं। समझ पाए? कुछ कुछ समझ में आएगा, धीरे धीरे आएगा। बोलेंगे पाई इंटू सिग्मा इज इक्वल्स टू आर टी, है ना, ये आर और टी। ये एक तरीके से आइडियल गैस जैसा ही दिखता है ना, इसलिए इसको कहा जाता है 2 डायमेंशनल आइडियल गैस लॉ। करेक्ट है? इस वाली इक्वेशन को हम लोग ये भी कहते हैं कि 2 डायमेंशनल आइडियल गैस लॉ। करेक्ट है? जो आइडियल गैस की जैसा ही दिखता है वह 2 डायमेंशनल बोला गया। करेक्ट है? अब मैं थोड़ा सा आगे चलती हूँ, एक सवाल लेती हूँ ताकि आपको मेरी बातें थोड़ी समझ में आए। ठीक है? ये भी रेफरेंस बुक का ही क्वेश्चन है और काफी अच्छा पोटेंशियल क्वेश्चन है। देखिएगा, सारे मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, बढ़िया बढ़िया। देखिए एक बार, आपसे बोल रहे हैं कि एक इनसॉल्युबल कंपाउंड है एक्स जो स्प्रेड हो गया ऑन वाटर टू गिव अ गैशियस टाइप फिल्म एट लो कंसंट्रेशन। ठीक है, मुझे इतना समझ में आया कि अगर एक वाटर है, वाटर पूरा वाटर था और उसके सरफेस पे आके कुछ क्या हो गया है जी, एड्सॉर्ब हो गया है। करेक्ट है? और वो इनसॉल्युबल है और जो एड्सॉर्ब हुआ है वो एक्स है। ठीक है? When 10 की पावर -7 ग्राम of that X is added to 200 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस, जैसे इतने पर्टिकुलर सरफेस पे उसका इतना अमाउंट हमने एब्जॉर्ब किया, सरफेस टेंशन जो है वो लोअर हो गई, कम हो गई। कितने से कम हुई? तो कहना वो कम हो गई 0.20 डाइन पर सेंटीमीटर से, वो सरफेस टेंशन थोड़ी रिड्यूस हो गई। तो सरफेस टेंशन देखो एक बार सुनो, सरफेस टेंशन को जो उसका डिफरेंस है ना, कि सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, ये है ना, वाटर ही तो था, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर माइनस सरफेस टेंशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फिल्म, और इनका डिफरेंस से सरफेस टेंशन घटी, डिक्रीज हो गई। उसी डिक्रीज को बोल रखा है कि 0.20 डाइन पर सेंटीमीटर। बोला अच्छा ये पाई है एक्चुअली, दिस पाई इज इक्वल्स टू पाई स्टार माइनस, आई मीन सिग्मा स्टार माइनस गामा स्टार माइनस गामा। बोला डन, इट मींस दिस पाई इज दिस। डन है?
समझ में आया ना कि डिफरेंस ऑफ सरफेस टेंशन को हम लोग पाई बोल रहे हैं और वो इसके बराबर है कि सरफेस टेंशन घट गई और ये जो घटी है, जो डिफरेंस है वो ये है। करेक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट मोलर मास ऑफ एक्स। भाई ये एक्स का मोलर मास क्या है? देखो अब मोलर मास में आप लोग सब बच्चों को, सभी स्टूडेंट को, सब लोगों को एक बात आती है कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। करेक्ट है। गिवन मास मुझे दे रखा है 10 की पावर -7, डन है। मोलर मास मुझे नहीं पता। अब कहीं से मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए ना, तो मैं इस मोलर मास से इंटू कर दूंगी और मामला सॉल्व हो जाएगा। समझे क्या? नहीं समझे? इट मीन्स अगर आपके पास में नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे तो यहाँ से आप मोलर मास निकाल लेना कि 10 की पावर -7 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, ये मिल जाएगा मेरे को मोलर मास। पता चला? समझ में आया? इट मीन्स होल गेम अब किस साइड चलेगा कि मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। अगर मैं कहीं से नंबर ऑफ मोल्स निकाल पाती हूँ तो मैं 10 की पावर -7 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स रख दूंगी तो मेरे पास में मोलर मास आ जाएगा। ठीक है, डन है। अब हम आगे चलते हैं। देखिएगा, अमाउंट ऑफ एक्स दैट इज दिस W इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है? 10 की पावर -7 ग्राम्स दे रखा है ना। तो इसका ऐसे लिखो, सॉरी, अमाउंट ऑफ एक्स दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इज 10 की पावर -7 अपॉन मोलर मास। सही है ना भाई? गिवन मास अपॉन मोलर मास इज नंबर ऑफ मोल्स, इतने हैं। समझ पा रहे हो ना अभी तक बातें? ठीक। आपसे पूछा है कि मोलर मास क्या होगा। अब आप थोड़ा इस चीज को समझना। कैसे समझोगे इसको? ऐसे समझो। देखो, मुझे एक इक्वेशन अभी अभी मैंने आपको बताई है कि पाई इंटू सिग्मा इक्वल्स टू RT बताया था। यहाँ से सिग्मा निकालूं तो बोलेंगे RT अपॉन में पाई। डन है। R की वैल्यू है 8.314। टेम्परेचर भी शायद दे रखा है, कितना दिया है? 298, तो लिखना ये हो गया 298। और पाई की वैल्यू भी आई थिंक आपको पाई की वैल्यू गिवन है ना, ये 0.20 डाइन पर सेंटीमीटर, तो लिखना ये भी गिवन है 0.20 डाइन और पर सेंटीमीटर, है ना। ये हो गया। और अगर इस R की यूनिट लिखूं ना मैं, तो ये हो गया, मैंने क्या लिया? जूल पर केल्विन पर मोल। और इस 298 की यूनिट भी क्या है? केल्विन है। अब देख लो आप कौन किससे कैंसिल हो रहा है, तो बोलना ये जा रहा है केल्विन से केल्विन, है ना। और अभी और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा ना। डाइन को कन्वर्ट करना पड़ेगा। डाइन की जगह में मैं क्या लिख सकती हूँ? मैं इसको आके लिख देती हूँ ग्राम सेंटीमीटर, है ना, और पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकती हूँ, या न्यूटन में भी कन्वर्ट कर सकते थे, आपकी मर्जी है। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, यूनिट क्या बच गई एक बार देखते हैं। 8.314 इंटू 298 और अपॉन में आ गया 0.20, और ये साथ में चल रहा है जूल सेकेंड स्क्वायर पर मोल, और 1 ग्राम भी चल रहा है, 1 ग्राम भी चल रहा है। देखो ना, सारे ये नंबर्स चल रहे हैं और ये यूनिट चल रही है कि जूल सेकेंड स्क्वायर ग्राम पर मोल। अब आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। जूल की जगह लिख दो केजी मीटर स्क्वायर, है ना, पर सेकेंड स्क्वायर हम लोग लिखते हैं ना, वैसे कन्वर्ट कर लो इसको एक बार। हाँ जी, तो इस जूल को आप कन्वर्ट कर लो। देखो जूल को अपन क्या लिख सकते हैं? केजी, कन्वर्जन आपके हाथ है, जैसे मर्जी। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं अपन जूल को, राइट। तो आप लिख सकते हो जूल की जगह आके, देखना यहाँ मैं लिख देती हूँ कि सेकेंड स्क्वायर ऑलरेडी लिखा था, जूल की जगह मैं लिख रही हूँ केजी मीटर स्क्वायर और पर सेकेंड स्क्वायर। करेक्ट है। केजी की जगह लिख सकती हूँ 10 की पावर 3 ग्राम्स, तो इसकी जगह हो जाएगा 10 की पावर 3 और ये ग्राम्स। करेक्ट है। अब आपको दिख रहा होगा कि ग्राम से ग्राम कैंसिल है, सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कैंसिल है, ये बच रहा है मीटर स्क्वायर पर मोल। चाहो तो सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, है ना, क्योंकि पीछे क्वेश्चन में सारी चीजें ना सेंटीमीटर्स में ही चल रही है कि नहीं? सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास में ये सिग्मा निकाल लिया मैंने। यूनिट कन्वर्जन आप कर लीजिएगा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, तो 1 मीटर स्क्वायर को 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको आप लिख दो 10 की पावर 4 और ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अल्टीमेटली 10 की पावर 7 आ गई ना, एडिशनल 4 और ये 3 7। इट मीन्स इस पूरे में ये पूरा आपका बन जाएगा 1.23 इंटू, आप सॉल्व करना, 10 की पावर 11 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये बचेगा। ये है मेरा सिग्मा। करेक्ट है। ये मुझे सिग्मा मिल गया, ये मुझे सिग्मा मिल गया। करेक्ट है ना। मैंने ये वाली इक्वेशन लगाई, देखो ये वाली इक्वेशन, और मुझे सिग्मा मिल गया। अब मुझे एक बात पता है, सुनना ध्यान से, कि सिग्मा एक्चुअली होता क्या है। तो कहना सिग्मा का मतलब है एरिया ऑक्यूपाइड बाय 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे कुछ था ना, सॉरी 1 मोल ऑफ एक्स। इट मीन्स ये सिग्मा जो आपके पास में आ रहा है, देखो एक बार सिग्मा की डेफिनेशन कहीं लिखी है मैंने, ये एरिया ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एक्स होता है सिग्मा। करेक्ट है, कि कितना एरिया ऑक्यूपाइड है 1 मोल से। अब देखो आप, मैंने पीछे सिग्मा निकाला है और वो आया 1.23 इंटू 10 की पावर 11। इसका मतलब है दिस मच एरिया ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल।
करेक्ट। अब पीछे बोल रखा है कि 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये देखो भाई, सिग्मा आपके पास में क्या आया था 1.23 इंटू 10⁻11 और सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, इट मींस दिस मच एरिया ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल। अब मैं पूछ रही हूँ आपसे इतना एरिया कितने मोल में, नॉर्मल मैथ्स लगेगी कि जब इतना एरिया 1 मोल में है तो इतना एरिया कितने मोल में, दैट इज आप ये x मोल निकाल के ले आओ, करेक्ट है ना। नॉर्मल सी मैथ्स लगाना और ये x आपके पास में मोल्स आ जाएंगे, और आफ्टर सॉल्विंग मैं आपको बताती हूँ ये कितने मोल्स आ रहे हैं। जब आप कैलकुलेशन कर लोगे ये मोल्स निकल के आएंगे 1.6 इंटू 10⁻⁹, तो बोलना ये आए नंबर ऑफ मोल्स, ये आ गए मोल्स। अब मेरी बिल्कुल काम आसान हो चुका है, मेरे को मोल्स मिल चुके, तो मैं लिखूंगी मोल होते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना, और मोलर मास मुझे निकालना था, इट विल बी इक्वल्स टू गिवन मास 10⁻7 था, है ना, -7 था, और ये रहे मेरे नंबर ऑफ मोल्स, इट मींस ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁹ ग्राम पर मोल में परफेक्ट आपका मोलर मास आ रहा होगा। समझे कितना आराम से हो गया। इक्वेशन एक ही लगी, इक्वेशन ये लगी कि पाई सिग्मा इक्वल्स टू आर टी, है ना, पाई सिग्मा इक्वल्स टू आर टी। व्हाट इज पाई हियर? पाई एक्चुअली सरफेस प्रेशर है, जो डिफरेंस है आपके सरफेस टेंशंस का, कि सरफेस टेंशन ऑफ वाटर माइनस सरफेस टेंशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फिल्म, करेक्ट है, ये इनका गैप है, ये डिफरेंस है, डन है। ये सिग्मा क्या है कि ना, सिग्मा है एरिया ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ दैट एक्स सब्सटेंस, करेक्ट है ना, कि एक मोल ने, उसके एक मोल ने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया, डन है। यहां से मैंने पहले एरिया निकाला कि एक मोल कितना एरिया कवर कर रहा है, तो वो एरिया आया। फिर मैंने यहां से क्या बोला, अच्छा अगर इतना एरिया 1 मोल कवर कर रहा है तो इतना एरिया कितने मोल कवर करेंगे, तो मैंने नंबर ऑफ मोल्स निकाले, और फिर एक बेसिक फॉर्मूला ये वाला कि मोल्स इक्वल होते हैं गिवन मास मोलर मास, तो मोलर मास यहां से निकाल लो। आपको गिवन मास क्वेश्चन में है, आपने ये नंबर ऑफ मोल्स यहां से निकाले, डिवाइड करो ग्राम पर मोल्स में, आपका मोलर मास आ जाएगा। कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ इसमें? सिर्फ एक ये फॉर्मूला यूज हुआ, और एक ये कंसेप्ट यूज हुआ कि सिग्मा का मतलब होता है एरिया ऑक्यूपाइड बाय, एरिया ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एक्स सब्सटेंस, करेक्ट है। इसकी हेल्प से आपने आराम से ये सॉल्व कर लिया कि मोलर मास कितना आएगा। कैलकुलेशन के बाद में 61 कुछ आ रहा होगा, है ना, आप सॉल्व कर लेना, ये 61 ग्राम पर मोल कुछ मिल रहा होगा, डन है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, तो प्लीज इनको पोटेंशियल क्वेश्चंस की तरह मानिएगा। चलिए आगे, चलिए जी एक क्वेश्चन और लेते हैं, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन ये देखिएगा, आपसे बोल रहे थे फिल्म ऑफ स्टेरिक एसिड पार्शियली कवर्स द वाटर सरफेस। मुझे इतना समझ में आ रहा है फिर से कि एक वाटर ले रखा है, उसके सरफेस पे स्टेरिक एसिड आके क्या हो रहा है, एक लेयर बना रहा है, ठीक है। द वर्क डन नीड टू डिक्रीज दिस कवरेज बाय 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज दिस, इट मींस अब वर्क डन दे रखा है, और वर्क डन से बेस्ड तो मेरा कोई फॉर्मूला है ही नहीं, है ना। वर्क डन मुझे दे रखा है 25 इंटू 10⁻⁻7 जूल, डन। सरफेस टेंशन इन न्यूटन पर मीटर ऑफ द फिल्म आपसे पूछा गया है। मेरे को जो फॉर्मूला आता है वो है कि पाई इंटू सिग्मा इक्वल्स टू आर टी, ये हमें फॉर्मूला आता है, डन है ना। अब आप सुनना, इसमें पाई में मुझे पता है कि पाई एक्चुअली सरफेस टेंशन का डिफरेंस है, कि सरफेस टेंशन ऑफ वाटर माइनस सरफेस टेंशन ऑफ फिल्म, और आपसे यही पूछा जा रहा है। देखो ये तो आपको दे रखा है सरफेस टेंशन ऑफ प्योर वाटर इतना है, तो मतलब ये आपसे पूछा गया है, करेक्ट है। अब मुझे एक बात पता है कि वर्क डन के लिए कोई नया फॉर्मूला मेरे पास में नहीं है, हमें नहीं आता। लेट सपोज एक रफ कैलकुलेशन समझाती हूँ। जो आरटी है, आरटी की यूनिट है, आर को आप क्या बोलते हो, जूल पर केल्विन पर मोल, डन है ना। और टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, केल्विन, केल्विन से केल्विन गया, इट मींस एक्चुअली ये वर्क डन ही है पर मोल, वर्क डन की यूनिट जूल होती है ना, तो एक्चुअली ये जूल पर मोल है, इसको कह सकती हूँ वर्क डन पर मोल के लिए है ये, करेक्ट है। तो मैं इस आरटी को ही रफली आई एम ट्रीटिंग इट एज वर्क डन पर मोल, सही है, इससे मैं ट्रीट कर रही हूँ वर्क डन की तरह। और आपके पास में सिग्मा जो होता है, सिग्मा को हम क्या बोलते हैं, एरिया ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल, करेक्ट है ना। तो अब अगर आप समझना चाहो ना तो एक बार यूनिट से समझना, वर्क डन की यूनिट चलती है जूल, यहाँ पे क्या चल रही है, जूल पर मोल, सही है। और सिग्मा क्या होता है एक्चुअली, बोलना ये है एरिया कवर्ड बाय 1 मोल, तो एरिया आपका कौन सा है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, और कवर्ड बाय 1 मोल, ऊपर लिख दिया मोल, मोल से मोल कैंसिल हो गया, डन है ना। मोल से इसको मोल लिखना, मोल से मोल वाली चीज कैंसिल हो गई, और जो बच रहा है वो बच रहा है जूल पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब हर चीज मेरे को ना आगे चल के न्यूटन पर मीटर में डिसाइड करनी है, इट मींस मुझे इसको न्यूटन में और मुझे इसको इसमें लाना चाहिए, किसमें, मीटर्स में, डन है। तो मैं जूल को पता है क्या लिख देती हूँ, जूल को लिख देती हूँ न्यूटन मीटर, करेक्ट है। इसको लिख देती हूँ, जूल क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर, और सेंटीमीटर स्क्वायर को मैं मीटर में लिख देती हूँ 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, करेक्ट है। 1 मीटर से 1 मीटर गया, इट मींस यहाँ से जो पाई को वैल्यू सामने दिख रही है वो न्यूटन बाय मीटर में ही दिख रही है, समझ पाए।
एक बार यहाँ देखना आप, कहने का मतलब ये है कि पाई इंटू सिग्मा इक्वल्स टू आर टी। इस आर टी को आपने ट्रीट करवा लिया एज वर्क डन, समझे? वर्क डन के लिए कोई नया फॉर्मूला मैंने नहीं बताया, बोला आर टी को आप ट्रीट कर लो एज वर्क डन। तो यहाँ से पाई को आप कह सकते हो कि वर्क डन अपॉन में सिग्मा, और ये जो आपको ओवरऑल मिल रहा है ना, ये चीज मिल रही है अब आपको किस में मिल रही है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में मिल रही है ना, न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर। देखो न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर, बोला लास्ट में 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, और ये वैल्यू आ रही है हमारी 10⁻⁴ भी है नीचे। तो कहना ये अल्टीमेटली पाई हमें मिल रहा है, जो भी वर्क डन की वैल्यू थी, कितना था वर्क डन, 25 इंटू 10⁻⁷, कहना ये आ गया 25 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन अपॉन 10⁻⁴ और मीटर। बस यही चीज बच रही है, कुछ नहीं बच रहा। इट मीन्स अल्टीमेटली न्यूटन और मीटर ही बच रहा है। समझ पाए क्या किया, जूल को कन्वर्ट कर लिया न्यूटन मीटर में, नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर को भी कन्वर्ट कर लिया मीटर स्क्वायर में, मीटर से मीटर कट गया, सिर्फ बचा न्यूटन पर मीटर। करेक्ट है। अब बोलना यहाँ से पाई मिल रहा है हमको मैम 25 इंटू 10⁻⁻3, ये ऊपर जाएगा और सॉल्व हो जाएगा, ये आ रहा है न्यूटन पर मीटर में, ये पाई आ गया। ये क्या आ गया, पाई। अब मुझे एक बात आती है कि पाई होता है सरफेस टेंशन ऑफ वाटर माइनस सरफेस टेंशन ऑफ फिल्म। करेक्ट है। सरफेस, और ये पाई खुद कितना आया 25 इंटू 10⁻⁻3। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर दे रखा है सवाल में, कितना दे रखा है आपको, 0.072 न्यूटन पर मीटर। कहना ये है 0.072 न्यूटन पर मीटर। यूनिट्स की टेंशन नहीं है क्योंकि ये भी न्यूटन पर मीटर ही है, और माइनस विद सिग्मा, ये आपको निकालना है। तो कहना दिस सिग्मा इज इक्वल्स टू 0.072 और माइनस में 25 इंटू 10⁻⁻3। इन्हें आप सॉल्व कर लो, जो भी आपको मिलेगा वो न्यूटन पर मीटर में मिल जाए। समझे? मैंने आपको कोई नया फॉर्मूला नहीं सिखाया, मैंने आपको सिर्फ एक ही इक्वेशन सिखाई और उससे मैंने सारा सॉल्व कर दिया। ये जो आया, ये आया सरफेस फिल्म, सरफेस टेंशन ऑफ फिल्म। करेक्ट है ना, सरफेस टेंशन ऑफ फिल्म। दो चीजें होती है ना, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर और फिल्म, तो ये हमने निकाल दी। डन है। मैंने आपको सिर्फ एक ही इक्वेशन सिखाई कि पाई इंटू सिग्मा इक्वल्स टू आर टी, और इसको हमने यूज कर लिया। करेक्ट है क्या? पाई है सरफेस प्रेशर, सिग्मा है आपके पास में एरिया कवर्ड बाय 1 मोल, सही है, विच इज इन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से 1 मोल से कवर्ड आपके एरिया को हम लोग कह रहे हैं सिग्मा। डन। चलिए ये एक बात हुई, डन। अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ और सवाल पे। आपके पास में एक और टॉपिक आता है इस तरीके से, गिब्स एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म करके आपकी कुछ इक्वेशंस आती हैं, जिन पे भी मैं आपको सवाल करवाऊंगी, है ना। एग्जाम में सवाल आया था जो काफी ही डिफिकल्ट दिखा, अभी करवाती हूँ आपको। देखिए गिब्स एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है, ये आपके पास में सरफेस एरिया से ही लिंक्ड चीजें हैं। बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज डिफरेंट एट सरफेस एंड बल्क। ये तो हमें पता ही है ना, हमने अभी भी जब सरफेस टेंशन को पढ़ा समझा तब एक बात देखी कि अगर ये आपके पास में लिक्विड है, लेट से ये आपका लेयर है, अगर कोई, मैं आपसे बोलती हूँ कि कोई वाटर मॉलिक्यूल सरफेस पे है और एक वाटर मॉलिक्यूल बल्क में है, दोनों की कंसंट्रेशन अलग होगी। सरफेस पे अलग होगी कंसंट्रेशन, कम होगी ज्यादा होगी, और बल्क में अलग होगी, कम होगी ज्यादा होगी, जो भी है, डन है, बट अलग है। डन है। अब बोल रहे हैं अगर सरफेस टेंशन बल्क की कम है सरफेस टेंशन ऑफ सॉल्वेंट से, दैट इज इससे, सॉल्वेंट से, तो कहना जब बल्क की सरफेस टेंशन कम आती है आपके सॉल्वेंट से, उसे कहा जाता है सरफेस पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन। कभी कभी डायरेक्ट सवाल पूछते हैं, सीएसआर नेट में आया था इससे डायरेक्ट क्वेश्चन, और बोलते हैं सरफेस टेंशन ऑफ सॉल्यूट अगर आपकी ज्यादा है सॉल्वेंट से तो होता है नेगेटिव एड्सॉर्प्शन, है ना। ये कुछ डायरेक्ट चीजें हैं ना जिनको ज्यादा डिटेल में जाने की नीड नहीं है, इनसे आप दो बातें समझ सकते हो कि जब सरफेस टेंशन सॉल्वेंट की ज्यादा होगी तो उसे पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन कहा जाएगा, जब आपकी सॉल्यूट की सरफेस टेंशन ज्यादा होगी तो उसे नेगेटिव एड्सॉर्प्शन कहा जाएगा। आप समझना, देखो एक यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा है मैंने सरफेस एक्सेस कंसंट्रेशन का। क्या लिखा है? सरफेस एक्सेस कंसंट्रेशन, जिसको हम इससे डिनोट करते हैं, इसको कहते हैं सरफेस एक्सेस कंसंट्रेशन, कि सरफेस पे कितनी एक्सेस कंसंट्रेशन है। कैसे निकालते हैं? तो कंसंट्रेशन ऑफ सरफेस माइनस कंसंट्रेशन ऑफ बल्क, है ना, बल्क इज इक्वल्स टू, और ये पूरा का पूरा मामला इससे डिनोट हो रहा है, इज इक्वल्स टू माइनस सी अपॉन आर टी, है ना, और ये आप ले रहे हो डेल गामा बाय डेल सी। व्हाट इज गामा? गामा है आपका सरफेस टेंशन, सी है कंसंट्रेशन। इसको एक बार अच्छे से घूर लो। इट मीन्स ये जो फॉर्मूला है इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल आया हुआ है। एक्सेस सरफेस कंसंट्रेशन को हम ये लिखते हैं, दिस इज इक्वल्स टू माइनस का सी बाय आर टी और डेल गामा बाय डेल सी। ये आपके लिए फॉर्मूला तैयार है। आपसे भी पूछे ये क्या है, तो कहना ये है एक्सेस कंसंट्रेशन, दिस इज एक्सेस कंसंट्रेशन विच इज इक्वल्स टू माइनस सी, वो भी कंसंट्रेशन है,
आर गैस कॉन्स्टेंट, टी क्या है आपका टेम्परेचर, डन है। और ये आपको डिफरेंशिएशन एक तरीके से करना है ना, तो बोलेंगे डेल आपका गामा दैट इज सरफेस टेंशन अपॉन डेल सी, डन। इसको कैसे यूज करना है एक क्वेश्चन ले रही हूँ, आपको समझाती हूँ और एक और बात भी बताती हूँ ना। पहले क्वेश्चन लेती हूँ फिर समझते हैं। देखो एक सवाल ये आया था, ये है जैम 23 का है, याद नहीं है मुझे, जैम 23 का है या 23 का ही आई गेस, 23 या 22 का ही है ना। आप एग्जैक्टली आप जानते होंगे है ना, नहीं जानते तो पेपर में ढूंढना 23 में मिलेगा या 22 में मिल जाएगा आपको, है ना। 23 में आया था जैम में, या आई गेस 22 में आया था। लास्टली 21 भी चेक कर लेना, हो सकता है उसमें हो। तो बस इन तीन, इससे ज्यादा पीछे का नहीं है सवाल, रिसेंट ईयर का ही है। आपसे क्या पूछा था, देखो सरफेस टेंशन गामा ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग दिस कंसंट्रेशन, ये आपको कंसंट्रेशन दे दी, डन है ना। सॉरी मिक्सिंग दिस मच मोल, सॉरी ये तो आपको यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, एक सेकेंड, एक बार रुकना, मैं क्वेश्चन को ही एक बार देख लूँ, वेरीफाई कर लूँ, एक सेकेंड रुकना बस। हाँ जी सही है, ये मोल ही है क्वेश्चन में ना, ये मोल ही है, बट एक्चुअली कंसंट्रेशन जब बनेगी, जब बोल रहे हैं दिस मच अमाउंट ऑफ मोल ऑफ ऑर्गेनिक एसिड इन 1 लीटर ऑफ वाटर दैट इज मोल पर लीटर, तो कंसंट्रेशन निकल के 0.02 ही आएगी, समझ पाए। कंसंट्रेशन वही है कि मोल पर लीटर, डन है ना, मोल इन 1 लीटर दैट इज 0.02 आपको कंसंट्रेशन मेंशन है। जो गामा स्टार है इट इज द सरफेस टेंशन ऑफ प्योर वाटर, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ये एक एक्सप्रेशन दे दिया आपको, है ना, ये पूरा एक्सप्रेशन दे दिया जो कि हमको कतई भी समझ नहीं आया। आगे बोल रहे हैं जो ए है वो इतना है, जो बी है वो इतना है, दोनों बातें आपको बता दी हैं। सी कंसंट्रेशन है, एक्सेस कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड एट सरफेस ऑफ द लिक्विड इज डिटरमाइंड बाय गिब्स एडसॉर्प्शन इक्वेशन, इससे जो मैंने अभी आपको पढ़ाई है। और बोल रहे हैं वो निकल के आ रही है n इंटू 10⁻⁻6, तो ये n क्या है, व्हाट इज दिस n, ये आपसे पूछा है। मतलब आपको देखो सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ, क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है कि सरफेस एक्सेस कंसंट्रेशन कितनी है, डन। और सरफेस एक्सेस कंसंट्रेशन को हम इससे डिनोट कर रहे हैं विच इज इक्वल्स टू माइनस का c बाय RT, डन, और डेल सी बाय डेल गामा बाय डेल सी, ऐसे लिखना, डेल गामा बाय डेल सी, करेक्ट है ना। बोलना ये आपके पास में पूरा फॉर्मूला निकल के आता है गिब्स एडसॉर्प्शन आइसोटोप का, और ये क्या रिजेंबल कर रहा है, क्या बता रहा है, तो कहना ये बता रहा है एक्सेस कंसंट्रेशन को, करेक्ट है। अब अपन स्टार्ट करते हैं, देखो एक बार यहाँ मैंने ये चीज वापस लिख रखी है कि दिस इज रिप्रेजेंटिंग सरफेस एक्सेस कंसंट्रेशन, ये आपका फॉर्मूला तैयार है जहाँ पे ये सरफेस टेंशन है, डन। अब हम लोग जानते हैं कि इसको और क्या कैसे लिख सकते हैं, तो कहना सरफेस टेंशन ऑफ योर दिस प्योर वाटर माइनस सरफेस फिल्म, ऐसे लिख लो, या सिंपली लिख लो ना इसको। अच्छा ये तो एक्सप्रेशन सॉरी दे रखा है ना क्वेश्चन में, सॉरी ये एक्सप्रेशन तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, डन है। अब आपको क्या करना है, इस एक्सप्रेशन से सुनना, इस पूरे को मैं वापस से एक बार यहाँ ले रही हूँ। देखो मेरे पास में जो जनरल एक्सप्रेशन है वो ये वाला है कि इट इज माइनस c बाय RT डेल गामा बाय डेल सी, करेक्ट है। ये है सरफेस एक्सेस कंसंट्रेशन जो मुझे निकालना है, डन। अब मुझे करना क्या पड़ेगा, एक बार एक्सप्रेशन जो क्वेश्चन में गिवन है वो देखना पड़ेगा। क्वेश्चन में ये गिवन है कि गामा स्टार माइनस विद गामा इज इक्वल्स टू, कितना दे रखा है ये, a log ऑफ 1 प्लस बी इंटू सी, डन है ना, ये चीज दे रखी है। अब अगर मैं यहाँ से डिफरेंशिएशन करने चलूँ, देखो मेरा पहला गोल क्या है, नंबर 1 स्टेप, कि मुझे ऐसे निकालना है डेल गामा बाय डेल सी, मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ओवरऑल इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। इसका मतलब है ओवरऑल इसका सी की रिस्पेक्ट में इस पूरे का यहाँ से डिफरेंशिएशन बनता है, समझते हो, ये होना चाहिए। कहीं से ये हम निकाल के ले आए तो हम जाके यहाँ पे पुट कर देंगे, समझ पाए क्या। और जैसे ही मैं पुट कर दूंगी मेरे पास में सरफेस एक्सेस कंसंट्रेशन आ जाएगी, तो मुझे ये निकालना है, दिस इज माय गोल, मुझे ये निकालना है। ये आपके क्वेश्चन में एक्सप्रेशन दिया था, इसको मैं डिफरेंशिएट करना शुरू कर गई, करेक्ट है। अब सुनना, मैंने लिखा कि डेल गामा बाय डेल सी इज इक्वल्स टू डेल बाय डेल सी। अब एक बात बताइएगा, ये तो बाहर आ जाएगा ना, ए तो बाहर आ जाएगा, ए बाहर आ गया, करेक्ट है। जब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो ये आ जाएगा 1 अपॉन ये पूरी क्वांटिटी। अब एक बात इसमें सुननी है आपको, एक बात ये है कि इस पूरी इक्वेशन में लॉग की जगह हमें एलन लेना होता है, ये आपको समझना होगा। मतलब इस पूरी की पूरी इक्वेशन में जब ये पूरा डेरिवेशन बन के इक्वेशन आती है ना, तो लॉग की जगह एलन आता है। तो आपके अगर सवाल में ही, आपके अगर क्वेश्चन में ही लॉग दे रखा था तो पहले आप उसे एलन में कन्वर्ट कर लो। इट मीन्स आप लिखो डेल बाय डेल सी, है ना, ए एलन अपॉन में 2.303
1 प्लस बी इंटू सी, करेक्ट है। ये मैंने पूरा ln में कन्वर्ट कर लिया। अब सुनो, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ कि इसका मेरे को डिफरेंशिएशन करना है, तो मुझे लिखना चाहिए कि डिफरेंशिएशन ऑफ, अब देखो a तो बाहर आएगा, a बाहर आ गया, 2.303 भी बाहर आ गया, और अंदर बचा, अंदर डिफरेंशिएशन में बचा लॉग वाली वैल्यू कि 1 प्लस बी इंटू सी, डन है ना, ये बचा। मुझे लिखना चाहिए a अपॉन में 2.303, लॉग का जो होगा तो 1 अपॉन होगा, तो लिखना 1 अपॉन 1 प्लस बी इंटू सी, करेक्ट है। और बाद में जब इस वैल्यू का होगा तो सिर्फ बी आगे आ जाएगा, डन है ना। ये पूरा एक्सप्रेशन मेरे पास में निकल के आया कि ये है आपके पास गामा बाई सी, करेक्ट है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो, लिखना a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू आपको दे रखी है, हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत है समझने में, आराम से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। a की वैल्यू है 0.03 और b की वैल्यू है 50, ठीक है। a की वैल्यू है 0.03 अपॉन में 2.303 और b की वैल्यू है 50 अपॉन में 1 प्लस 50 इंटू 0.02 कंसंट्रेशन है, डन है ना। ये कितना बन जाएगा 1, ये रह गया 1, 1 प्लस 1 रह गया 2 और 2 से 50 को डिवाइड किया तो रह गया 25, सही है। बोलना ये आ गया डेल बाय डेल सी, मेरे को इसकी वैल्यू मिल गई, इतनी आ रही है, सही है। अब मेरे को निकालना है सरफेस एक्सेस कंसंट्रेशन, मुझे पता है कि सरफेस एक्सेस कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है माइनस का सी बाय आर टी, ठीक है, डेल गामा बाय डेल सी, सही है ना। अब सुनिएगा, यहाँ से कंसंट्रेशन गिवन है 0.02, आर की वैल्यू गिवन है 8.314, टेम्परेचर कुछ मेंशन था, कितना मेंशन था, कितना मेंशन था, टेम्परेचर कुछ दे रखा था, कहाँ गया टेम्परेचर, कितना है, एक सेकेंड लिख लेना, 300 केल्विन, ये लिखा, टेम्परेचर है 300 केल्विन, तो क्या ना टेम्परेचर मिल गया जी, इट इज 300 केल्विन। और ये पूरा मैं पीछे सॉल्व करके आई है ना, कितना आया था ये 0.03 अपॉन 2.303 और इनटू में 25, चेक कर लेना, ये है ना, ये मैंने सॉल्व कर लिया। बस इसको पूरे को सॉल्व करो, आपका आंसर पहुंच जाएगा, कुछ 0 पॉइंट बहुत पीछे आएगा, इट मीन आएगा 2 समथिंग 2 के आएगा और इंटू 10 की पावर -6 तक ये आपका सॉल्व होगा। ये आई सरफेस एक्सेस कंसंट्रेशन, समझ में आया। आप कैलकुलेशन करके चेक करना, ये आंसर कहीं इतना मिलेगा आपको, 2 पॉइंट समथिंग मिलेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर था ना वो यहाँ से, ये n जो आपसे पूछा गया था कि n इंटू 10 की पावर -6, तो n तो होना चाहिए 2, समझे, 2 पॉइंट समथिंग, डन है ना। ऐसे हो गए क्वेश्चन सॉल्व। इट मींस इस तरीके के सवालों के लिए आपको जो आज मैंने फॉर्मूला सिखाया है वो पता है क्या सिखाया है, कि सरफेस एक्सेस कंसंट्रेशन इक्वल्स टू होता है माइनस का सी बाय आर टी, ठीक है, डेल गामा बाय डेल सी, करेक्ट है ना, ये सिखाया है। इसमें कहीं डिफरेंशिएशन है, किसी में गलती हो तो प्लीज अपने आप से चेक कर लेना ना, इतना ऑफेंड मत होना। तो इसको कहीं जितना मुझे आता है मैंने उस अकॉर्डिंग किया है, आपको अगर और बेहतर आप लोग जानते हो, आप लोग करेंटली पढ़ रहे हो, तो डिफरेंशिएशन में या कहीं पे कोई मिस्टेक है किसी भी उसमें मैथ्स वाली चीज में, तो आप करेक्ट कर लेना, बाकी मेरे अकॉर्डिंग ठीक है। तो बोलेंगे अब ये आपका सरफेस एक्सेस का फॉर्मूला होता है ना, सरफेस एक्सेस, ये जो फॉर्मूला निकला ये निकला सरफेस एक्सेस कंसंट्रेशन का फॉर्मूला, करेक्ट है ना, ये गामा मतलब ये वाला साइन, ये निकला सरफेस एक्सेस कंसंट्रेशन का, जिसके लिए पहले मुझे ये निकाल के लाना पड़ा, करेक्ट है ना। तो जो एक्सप्रेशन मुझे क्वेश्चन ने दिया था ना, जो एक्सप्रेशन मुझे क्वेश्चन ने दिया था, ये वाला एक्सप्रेशन, इससे मैंने पहले क्या किया, मैंने पहले ये वाली वैल्यू सॉल्व करी, मैंने पहले ये वाली वैल्यू सॉल्व करी कि डेल गामा बाय डेल सी, मैंने ये सॉल्व किया, पहले मैं ये लेके आई और जैसे ये आया मैंने इसमें पुट कर दिया, यहाँ पुट कर दिया और ये पूरा ओवरऑल मैंने सॉल्व करके ये निकाल दिया, समझ पाए। तो अब कुछ समरी आउट कर रही हूँ कि मैंने आज क्या क्या पढ़ाया आपको, क्या क्या नई नई चीजें बताई हैं। एक बार समरी करते हैं, कहीं देखो समरी बताती हूँ। मैंने आज के इस लेक्चर में 2-3 बातें ऐड करी हैं। एक बात तो ये ऐड करी है कि आइसोस्टेर जब भी आपके पास में होता है ना, आइसोस्टेर होता है तो उसकी एंथैल्पी कैसे निकलती है, तो वो आती है ln P1 बाय P2 इज इक्वल्स टू डेल्टा H अपॉन में R, है ना, 1 अपॉन में T2 माइनस 1 अपॉन में T1। एक तो ये सिखाया मैंने आपको, एक मैंने आपको सिखाया सरफेस एरिया वाली बात, है ना, एक आपको सिखाया क्वेश्चन लेके, और काफी पोटेंशियल क्वेश्चन भी करवाए हैं जो अपकमिंग एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये है सरफेस एरिया वाली बात, ये आपको सिखाई, डन है। तीसरी बात जो मैंने आपको सिखाई वो था 2 डायमेंशनल में आइडियल गैस इक्वेशन, दैट इज पाई इंटू सिग्मा इक्वल्स टू आर टी, ये आपको सिखाया, डन है ना। व्हाट वाज पाई हेयर, तो क्या ना, पाई डिनोट करता है सरफेस टेंशन ऑफ वाटर माइनस सरफेस टेंशन ऑफ फिल्म। व्हाट इज सिग्मा हेयर, है ना, तो बोलना ये है एरिया कवर्ड बाय एरिया ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल, डन, ये आपको सिखाया। और आरटी
कभी कभी वर्क डन को आरटी ले लेंगे और मामला सॉल्व हो जाएगा, ये सिखाया। एक फॉर्मूला लास्ट में जाते जाते आपको और बताया है, और वो फॉर्मूला ये है कि सरफेस एक्सेस कंसंट्रेशन वाला, जिसको आप ऐसे डिनोट करते हैं, विच इज माइनस का सी बाय आर टी, है ना, डेल आपका गामा बाय डेल सी। तो पहले तो ये सॉल्व किया, गिवन एक्सप्रेशन से वैल्यू पुट करी और ओवरऑल सरफेस एक्सेस कंसंट्रेशन निकाल लिया। तो ये है सरफेस एक्सेस कंसंट्रेशन, निकाल सकते हैं। जो क्वेश्चन अभी करवाया था ये वाला, इसमें आपसे ये पूछा गया था, तो बस आपने सॉल्व कर लिया। समझ गए होंगे आई होप, है ना। कहीं कहीं यूनिट कन्वर्जन हुआ है जो कि बहुत ही तगड़े तरीके से हुआ है, तो प्लीज ध्यान देना, है ना। काफी सारी चीजें आपके लिए नई होंगी, परेशान नहीं होना, इसको आराम से सुनना, पॉज कर करके जहाँ पे भी दिक्कत आ रही हो, ठीक है। कोशिश की गई है कि सारे पोटेंशियल क्वेश्चन और जहाँ पे भी आप अटकते हो सरफेस केमिस्ट्री से, वो एडवांस टॉपिक से आपको सवाल करवा पाऊँ, ठीक है। तो प्लीज अच्छे तरीके से आप समझना। कहीं कोई आपको लगती है कि मैथ्स वाली चीज है, तो आप अपने तरीके से उसको देखना कैसे होगी, मैंने मेरे तरीके से कराई है, ठीक है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।